अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है? ऐसे जनाब, मंडे का दिन जो है वो ऐसा दिन होता है कि इस दिन आपको एहसास होता है कि अब पूरा हफ्ता काम कर रहा है, लेकिन अगर आपने अच्छा नाश्ता किया हो तो ये एहसास कम हो जाता है और आप एनर्जेटिक रहते हैं। शो का आगाज़ करते हैं और आज बात करते हैं आपके प्लो के हवाले से, कवर के हवाले से, आपके तकियों के हवाले से कि आपकी सेहत की ख़राबी में आपके उन पुराने तकियों का कितना दारोमदार है, उन पुराने तकियों का कितना किरदार है जिसकी वजह से आपकी गर्दन में दर्द होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और कुछ माहिरीन जो हैं वो इस तरह से भी कहते हैं कि भाई अगर आपका तकिया पुराना है तो हो सकता है कि ये डस्ट और ये तमाम डेड स्किन जो तकिए के अंदर एब्जॉर्ब होती है, जज्ब होती है, इसकी वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। लेकिन साइंस इसको प्रूव नहीं करती। हाँ, मगर साइंस ये ज़रूर प्रूव करती है कि अगर आपका तकिया 1 या 2 साल पुराना है और आपने अपना तकिया चेंज नहीं किया है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो आपको क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको स्किन के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको एलर्जी हो सकती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, आपकी जो गर्दन है उसमें दर्द हो सकता है इस वजह से कि वो जो तकिया है वो बीच में से उसका फॉर्म जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अच्छा, अब इसमें भी बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं और बहुत सारे ऐसे जो है वो तकिए होते हैं जो मुख्तलिफ़ तरीके से बने होते हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के होते हैं। अच्छा, कुछ इस तरह के तकिए होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए वो बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए वो इतने अच्छे नहीं होते। उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आपको नुकसान पहुँचा रही होती हैं। तो अपने तकिए चेक करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्किन का ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर पिंपल्स नहीं हो, एक्नी नहीं हो, आप चाहते हैं आपकी स्किन जो है साफ़ सुथरी रहे, स्किन एलर्जी नहीं हो, आप चाहते हैं आपकी सांस जो है, ब्रीदिंग जो है वो परफेक्ट रहे, आप चाहते हैं कि आपके गर्दन में, कमर में दर्द ना हो, तो आपने अपना तकिया चेक करना है। अपना तकिया जो है रेगुलर चेंज करें, इससे आपकी लाइफस्टाइल पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ज़रूर देखा करें कि जो प्लो कवर है वो आप कब कब धोते हैं। हर 3 दिन में, हर 2 दिन में अपना प्लो कवर, बेडशीट धोएं। इसके अलावा जो प्लो प्रोटेक्टर है वो भी यूज़ किया करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। तो जनाब, टॉप स्टोरीज़ जो है वो क्या है? तो आज की जो टॉप स्टोरी है वो है जनाब, कराची में 31 अरब रुपए की 756 तरक्याती स्कीमें तेज़ी से जारी हैं। शर्जील नाम मेमन जो है इस तरह से कह रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन के मुताबिक कराची में 31 अरब रुपए लागत से 756 तरक्याती स्कीम्स पर तेज़ी से काम जारी है। अच्छा जी, अगली खबर आपके साथ में शेयर करते हैं और अगली खबर है जी कराची कैंट स्टेशन के हवाले से। कराची कैंट स्टेशन पर खड़ी कार्गो ट्रेन की 2 बोगियों में आग भड़क उठी, जिसके रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई से बुझा दिया गया है और कूलिंग का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट सबमरीन। अच्छा जी, पाकिस्तान ने डिजिटल दुनिया तक तेज़ रफ्तार और महफूज रसाई के लिए एक अहम संगी मील अबूर कर लिया है। जदीद आलमी सबमरीन केबल CMV-6 कामयाबी से कराची के साहिल हॉक्स बे पर पहुंचा दी गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर क्या है? नेक्स्ट है जनाब, कराची में ज़मानत मनसूख होने पर डंपर ओनर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद जो हैं वो अदालत से फ़रार हो गए हैं। अच्छा जी, अदालत ने निश्तर रोड पर नवंबर की शब डंपर हादसे के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर फायरिंग के मुकदमे में उनकी कबलस गिरफ्तारी ज़मानत मुस्तरद और अबूरी ज़मानत मनसूख कर दी। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है जी वाटर शॉर्टेज। पानी की किल्लत हर जगह पर मौजूद है, तो पानी की शदीद किल्लत हुई है। नॉर्थ कराची के मकीन जो हैं, ऑलमोस्ट नॉर्थ कराची के जो मकीनों का नागन चौरंगी पंपिंग स्टेशन पर धावा, और नागन चौरंगी पर ये प्रॉब्लम है, वहाँ जो फ्लैट्स हैं उसके सराउंडिंग में भी और फ्लैट्स के अंदर भी पानी की बहुत कमी है। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? अब है जी वाटर कॉरपोरेशन। बिजली की बंदिश के बायस कराची को 884 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है, ऐसा कह रहा है वाटर कॉरपोरेशन। अच्छा जी, अब क्या है कि तर्जुमान के मुताबिक धाबेजी पंपिंग स्टेशन में 424 मिलियन गैलन, डमलूटी में 111 मिलियन गैलन और नॉर्थ ईस्ट कराची में 335 मिलियन गैलन पानी की कमी रिकॉर्ड हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जनाब? कराची में पाकिस्तान का पहला मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क खोल दिया गया है। दैट्स रियली ग्रेट। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी क्रीक में मुल्क का पहला मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को
सनसनीखेज मुकाबले में हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार जीत लिया। बड़ा ज़बरदस्त कल ये मैच हुआ। अच्छा जी, इसमें क्या है जनाब, पाकिस्तान शाहीन ने दोहा में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश ए को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त देकर एशिया कप राइजिंग स्टार T20 का टाइटल अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, बात कर लेते हैं उस्मान तारिक की। उस्मान तारिक के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार बॉलिंग करते हुए हैट्रिक कर ली। रावलपिंडी में सैफ अली की T20 सीरीज के चौथे मैच में उस्मान तारिक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए हैट्रिक मुकम्मल की। उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर जिम्बाब्वे के लिए जो है वो मिंगुना, तिशंगा और वेलिंगटन को आउट किया। ये उस्मान तारिक का दूसरे T20 मैच में हैट्रिक है, जिसके बाद वो चौथे पाकिस्तानी बॉलर बन गए हैं जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है। वेल डन उस्मान तारिक। अब बात कर लेते जी बाबर आजम की। बाबर आजम मैच जितवाएं ना जितवाएं लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने के माहिर हैं जनाब। एंड दिस इस दफ़ा अगेन विराट कोहली। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा निफ सेंचुरियां बनाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड बराबर कर चुके हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सैफ अली की सीरीज़ के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर में 5 विकेटों पर 195 रन्स बनाए, जिसमें ओपनर साहबजादा फरहान और बाबर आजम ने निफ सेंचुरीज बनाई और टीम को बड़े स्कोर तक रसाई में कलीदी किरदार अदा किया। अच्छा जी, नेक्स्ट ये हमारे पास नेक्स्ट है जी दुबई एयर शो। दुबई एयर शो में जो भी तेजस तैयारी के साथ कुछ हुआ है और इतना कुछ हुआ है कि पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है। भारत अपनी साख खो चुका है और उससे पहले भी जो एक्टिविटी थी इस तेजस तैयारी की, ये इनका दूसरा तैयारा है जो कि गिरकर तबाह हुआ है। दुबई एयर शो में तेजस तैयारी की तबाही ने भारत की आलमी असले मार्केट में साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस हवाले से होगी बात हमारे टॉप स्टोरी वाले सेगमेंट में। अच्छा जी, अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। कराची का मौसम, कराची का जो मौसम है ऑब्वियसली औसम तो है, लेकिन कराची का मौसम अब ठंडा होने लगा है। शहर कायद के मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि कराची में आज से रात के औकात में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। आइंदा चंद रोज़ तक दिन के औकात में मौसम खुश्क, रात में ठंड रहेगी। दिसंबर के वस्त में दिन और रात के दर्जा हरारत में मज़ीद कमी मुतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। सिंध हाई कोर्ट में आजकल कौन कौन सी अहम समातें हैं? आज का दिन बड़ा अहम होता है। मंडे वाले दिन बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो होते हैं, तो गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी, सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समात होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो क्या है, फ़्लाइट शेड्यूल क्या है? तो कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का जो निज़ाम है वो उलट पुलट है। फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है, 6 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हुई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गोल्ड। आलमी मार्केट में सोना, आलमी मार्केट में सोना फिर से महंगा हो गया है। आलमी बाज़ार में सोना $23 महंगा होकर $4065 फ़ी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 2300 रुपये महंगा होकर 4,28,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,972 रुपये इजाफे से 3,37,680 रुपये का हो गया और 1 तोला चांदी 48 रुपये इजाफे से 5,270 रुपये पर पहुंच गई है। अच्छा जी, अभी जल्दी से चलते हैं और वेजिटेबल प्राइस जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि वेजिटेबल प्राइस क्या है, जो स्टैटिक प्राइस है कमिश्नर कराची की वो क्या रेट्स हैं, ताकि आप जल्दी से जान लें। और मंडे का दिन है तो आज जो है बहुत रश होता है हर जगह पे, तो अच्छी आप ग्रॉसरी करके आ जाए। टमाटर आ गए 127 पे, इसके बाद आलू आ गया है 63 पे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, लहसुन जो है वो 288 पे हैं। और क्या है जनाब, और है हमारे पास अदरक 345 पे। और क्या है जी, गाजर 100 पे आ गई है। अच्छा, चेंज हो गए भाई, गुड। तुरई जो है वो 150 पे आ गई है और लौकी जो है वो 58 पे आ गई है। इसके अलावा फूल गोभी जो है 46 पर है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, खीरा 115 पर जो है वो खीरा है। भिंडी जो है वो 253 पे आ गई है। इसके अलावा प्याज जो है वो 115 पर आ गई है। और इसके साथ ही जल्दी से चलते हैं और करेंसी रेट्स जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि करेंसी रेट जो है वो क्या है। थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है करेंसी रेट पॉपअप हो जाएंगे। हियर वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190, कैनेडियन डॉलर 212, इसके अलावा यूरो जो है वो 335 और कुवैती दिनार जो है वो 922 है जनाब। अच्छा, नेक्स्ट है माल का हाल 384 पर है यूके पाउंड। इसके अलावा जो है सऊदी रियाल है 76, फिर यूएई जो दिनार है वो 77 है और यूएस डॉलर जो है वो 281 पर है। और इसके साथ साथ ही जल्दी से वेदर फोरकास्ट भी आपके साथ में शेयर कर देते हैं कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो जनाब
हेयर वी हैव ऑन स्क्रीन 11 बजे 23 सेंटीग्रेड, 12 बजे 27 सेंटीग्रेड, फिर 1 बजे है 29 सेंटीग्रेड और 2 बजे है 29 सेंटीग्रेड। तो ये रहेगी मौसम की सूरत हाल। तो जब भी आप जाएं तो मौसम की सूरत हाल पता करके जाया करें, मार्केट जाएं तो स्टैटिक रेट पता करके जाया करें, नेगोशिएट करने में अच्छा रहता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें होंगी, इसके अलावा टॉप स्टोरीज भी आपके साथ में शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद टी ब्रेक है, आप भी चाय पी लें, हम लोग भी चाय पी लेते, वापस आते हैं, फिर टॉप स्टोरीज वाले सेशन में मुलाकात करेंगे। कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब खुशामदीद हमारे उस सेगमेंट में जिसमें करते हैं हम डिस्कशन टॉप स्टोरीज़ के हवाले से। और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने। बहुत दिनों बाद उनको शो में वेलकम करते हैं, पूछते भी हैं भाई घूमने फिरने गए हुए थे अशरफ भाई। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई भी मौजूद हैं, उनको भी शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अशरफ भाई आप बताएं, आप कैसे हैं? आप काफ़ी दिनों बाद आज आपने हमें हमारे सेशन में ज्वाइन किया है, किधर गए हुए थे पहले ज़रा बताएंगे आप। अच्छा, ऑफिशियल ट्रिप था, लाहौर गए हुए थे हेड ऑफिस। तो मौसम कैसा था लाहौर? मौसम ज़बरदस्त था। अच्छा। और तो लाहौर में सर्दियां वगैरह नहीं, सर्दियाँ आ गई। रात के टाइम सुबह तकरीबन 11-12 डिग्री हो रही थी, तो जैकेट रुमाल भी निकाली थी। हाँ, तो हमारे तो जब आप कराची आए होंगे तो कितना आपको मौसम का फर्क लगा? अच्छा कराची आए तो जी अशरफ भाई को पता चला जी थोड़ी सी गर्मी फील हुई है। तो इसीलिए वाकई पंजाब में जितने भी लोग रहते हैं ना वो सही कहते हैं कि कराची में सर्दी वाकई नहीं आती। वैसे सुबह वो जो वहाँ टूर हुआ ना 1 हफ्ते का, तो मैं गुलबर्ग में ठहरा हुआ था। सही। और ऑफिस हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ से जो आने जाने का ट्रिप था तकरीबन 20 से 22 मिनट का था। हाँ। रोज़ का आना जाना, सुबह फिर शाम वापसी। सीरियस इतना चेंज मुझे नज़र आया, क्योंकि समझ लें हर साल ही जाता हूँ मैं। इस दफ़ा 7 दिन लगातार वहाँ रहा। हाँ। और सफाई, पार्किंग। हाँ। अच्छा, वहाँ पैरा फोर्स है वो घूम रही है, मतलब जैसे मैं बोलता था कि क्विक रिस्पांस। हाँ। और लोग बिल्कुल मतलब वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल में है। आप जब जाएं तो आपको लेन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से परेशान हैं। हम यहाँ चलान अभी यहाँ शुरू हुआ है। हाँ। वहाँ तो कब से है सेफ सिटी ना। ऐसा ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ सब चल रहे हैं, हेलमेट सब वेयर कर रहे हैं। और जो गाड़ी वाले हैं ना बीच लेन में चलते हुए नज़र नहीं है, सब अपनी लेन में चल रहे हैं। वजह क्या है कि कानून पे अमल दरामद। और जो वहाँ पे भी भारी जो है ना मतलब के चलान हो रहे हैं। और अगर आप रॉन्ग वे आए तो वहाँ पे जो सुन के मैं हैरान हुआ, तो उन्होंने वो जैसे नहीं बाइक वाले जा रहे हैं रॉन्ग वे आ रहे हैं, तो रॉन्ग वे अगर आप मेन रोड पे आए ना तो सीधा FIR करती है। सही। अब इतनी सख्ती कर रहे हैं और हर जगह पे कैमरे, उनके बाद उनकी जो क्विक रिस्पांस टीम है वो बिल्कुल रिप्लाई कर रही है। और जैसे हम कराची में आप घूमते हैं ना, जगह जगह ठेले हैं, ये वहाँ पे पैराफोर्स जो बनी है, सब ठेले वगैरह रोड से सब जगह गायब कर दिए हैं। हम लोग खाने के लिए बहुत ज़्यादा दावतें हुई, तो इधर उधर मुख्तलिफ इलाकों में गए, तो वहाँ पे भी देखा कि जो प्रॉपर जो ठेले होते हैं ना फुटपाथ पे ऊपर, रोड पे नहीं। और वहाँ पे लगाए हुए हैं, और गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग जगह है, हर जगह पे है ना प्रॉपर। और एक देखा मैंने मल्टीनेशनल कंपनी थी फार्मा की। और वहाँ देख के मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो जो जहाँ पे थी वहाँ पे पार्किंग का मसला था ना, तो उन्होंने इजेक्टर यानी जापान वाला एरिया है ना, मतलब एक ही आपने पार्किंग लिफ्ट बनाई हुई है, गाड़ियाँ लगाते जाएं वो ऊपर जाती जाएगी। सही। मतलब ऐसा ज़बरदस्त मुझे नहीं लग रहा था। मैं पाकिस्तान के किसी शहर में घूम रहा हूँ, लोग लाहौर को बोलते थे कि बहुत पीछे कराची लाइट सिटी है। रात को जब हम निकले तो जगह जगह जो मतलब के दरख्त हैं, जो नहर रोड है वहाँ पे हर दरख्त पे ना वो LED लाइटें लगी हुई, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, दिल कर रहा था वहीं पे घूमते रहो। हाँ। मतलब कि बात वही है ना कि बस जब कराची आप आते हैं, मतलब अगर पंजाब साइड से होकर आप कराची आ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप अफसोस भी कर रहे होते हैं कि भाई हमारे शहर में ये सहूलियात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है सफाई जो है उसकी बड़ी कमी है कराची शहर में, क्योंकि लोग खुद भी इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनको खुद सोचना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए कि भाई वो अपना जो घरों के बाहर कचरा है, अपनी गलियां जो हैं कम से कम अपने तौर पर ही साफ़ करवा लें। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट पे, सिंध गवर्नमेंट पे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ फ़र्ज़ जो है आवाम का भी होता है, और आपका फ़र्ज़ यही है कि अगर आपके घर के बाहर कचरा है, जो कचरा आपके घर का है, कम से कम आप उसको डंप ऑफ करें, ठीक जगह पर करें। और इस तरह से सड़कों पर गलियों में कचरा नहीं फैलाएं। गलियों में लोग खड़े होते हैं, कुछ भी खा रहे होते हैं, उसका रैपर फेंक देते हैं। मतलब जिस तरीके से हो सकता है हर इंडिविजुअल को उसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि इंटरनेशनली एक खबर जो है
जो कि ऐसी खबर है जिसके बारे में बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन हैरान भी सब हो रहे हैं कि ये वो मोदी सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन इनके दावे, इनकी बातें जो हैं जब ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। तेजस तैयारा न सिर्फ इसके बारे में बहुत सारी बात इंडियंस ने की, उनके ऑफिशियल्स ने की, इसके बारे में उन्होंने बड़े मोहतात रवैया भी इख्तियार किया। इससे पहले भी 2024 में इनका एक तैयारा जो है तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ था, और अब एयर शो में जो कुछ हुआ, जितनी हजीमत का इनको सामना करना पड़ा, उससे पहले जो है वो इनके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने जो उनकी तेल की जो टंकी थी वो लीक हो गई, तो उन्होंने वहाँ पर जिस तरीके से चेपियाँ लगाई, पूरी दुनिया में जो है उनका मजाक बना कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो मोदी सरकार जो है, जो कि कहते हैं ना जी कि 140 करोड़ की आबादी है, इंडिया ये इंडिया वो, वहाँ पर जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो इतना नकारा है कि अब उनके पास जो उनके फाइटर पायलट्स हैं ना वो भी कुछ कम रह गए। तो इस पर बात करेंगे अशरफ भाई से। अशरफ भाई, ये सिचुएशन है कि दुबई का एयर शो जो कि पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह था, जहाँ पर आप अपनी जो दिफाई सलाहियतें हैं वो मनवाने के लिए आते हैं, और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ भारत के तैयारे के साथ ये हादसा हुआ। बात यह है कि जब कोई कंट्री या जब कोई हमसाया आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके से हर इशू के ऊपर जो है वो बीच में लेकर आता है, आपके ऊपर बातें बनाता है, तो उनकी खुद की तो सलाहियतें ये हैं। देखें, अभी वो देखें जो फ्रांस की जो कंपनी है जो राफेल जिसने बनाया था, तो उनका एक मैंने पढ़ रहा था, तो वो इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी खबरें आ रही थी। उन्होंने कहा कि राफेल में मसला नहीं है, जो उड़ाने वाले हैं उनका मसला है। अब कंसर्न ये है कि अब एक सानिया हुआ है, यही कहेंगे, क्योंकि कोई वॉर तो चल नहीं रही। हाँ। अब ये एक था एयर शो था जिसमें हर मुल्क जो है जो अपना जहाज़ बना रहा है वहाँ सेल आउट करने आया हुआ था। जैसे हमारा JF-17 थंडर है, हाँ। तो एक खुशखबरी सुनाऊं कि हमें मुआहदे भी हुए हैं बहुत सारे, हाँ। और उनके जो मुआहदे थे अब मुझे वो कटाई में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हाँ। क्योंकि देखें ना, अब आपका एक जहाज़ एयर शो में वो दिखा रहा था कि हम ये कर सकते हैं, हाँ। और ये फाइटर प्लेन है, हाँ। क्योंकि आप वो सीन ऑफ बिलीविंग के ऊपर होता है, तो उसके ऊपर जब वो गिरता है, हाँ। और उसके बाद जो ख़रीदने वाले भी हैं, तो आप वो देखें ना, कोई भी गाड़ी का अगर कोई चीज़ ऐसी हो तो लोग गाड़ी नहीं खरीदते हैं, तो ये तो जहाज़ है जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करेगा, हाँ। और तकरीबन इंडियन जो है 550 करोड़ रुपए का है, और मतलब पाकिस्तान में देखा जाए, पाकिस्तानी रुपए से कन्वर्ट करें डॉलर में तो 1.5 अरब डॉलर का पड़ता है। सही। तो इतनी बड़ी अमाउंट का वो जहाज़ जिस तरीके से डाउन हुआ वो, हाँ। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इंक्वायरी होगी अभी सब, हाँ, कुछ, वो तो क्योंकि उनके जो इंडियन फ़िज़ाइया है ना, उन्होंने भी कहा है कि जी इंक्वायरी होगी, तहकीकात होगी, लेकिन सोचने समझने वाली बात यह है कि आप किस तरीके से ऐसे तैयारे जो कि उड़ने के काबिल नहीं हैं, जिनके अंदर इतने फॉल्ट्स हैं, वो आपने दुबई के एयर शो में उसको एग्जिबिट करने के लिए भेज दिया और पूरी दुनिया में जग हसाई हुई। बात सारी ये है कि जब मोदी सरकार के सर पर सिर्फ मुसलमान मुखालिफ मुहिम सवार हो, जब उनकी पूरी की पूरी जो निगाह है, पूरे का पूरा ज़िंदगी का जो मकसद है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना ही हो, तो फिर इसी तरह से ही होता है कि आपकी जो निगाह होती है या आपकी जो तवज्जो होती है ना, वो बाकी चीज़ों पर नहीं होती। खुर्शीद भाई, जिस तरह से मोदी सरकार है, जो RSS है, BJP है, की बातें, भाषण और जितनी भी आप इनकी कैंपेनिंग देखें तो वो ऐसी है कि जैसे कि पता नहीं ये कितना सुपरसीड कर रहे हैं, लेकिन किसी भी ग्राउंड पे अगर आप इनका कंपैरिजन पाकिस्तान से अगर कर लें, इनफैक्ट अगर ये कहते हैं ना कि जी इकॉनमी वाइज अगर कर लें तो भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सूरत हाल है हमारे मुल्क की वो बहुत बेहतर है। हर तरीके से इनको हजीमत का सामना करना पड़ता है, ऑल दो कि वो एक हादसा था जिसमें उनका एक पायलट हलाक हो गया, लेकिन ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है मोदी सरकार की, उनके पूरे डिफेंस सिस्टम की, कि उनको नहीं पता कि उनका तैयारा, कौन सा तैयारा जो है वो उड़ान भरने के काबिल है, किस में क्या फॉल्ट है और किस में क्या फॉल्ट नहीं है। देखें, जो तेजस तैयारा जो था, हाँ। ये वैसे ही तबाह होना था, हाँ। और क्योंकि जब एक रोज़ कबल जो है उनकी ऑयल की टंकी जब लीक हुई, बिल्कुल, तो देखें कोई भी टेक्निकल पहलू जांचने के लिए, उसकी टेक्निकल सारे तमाम पहलुओं का जायजा लेने के लिए पूरी टीम मौजूद होती है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि एक तैयारा है उसको आपने जो कागज़ का तैयारा बना के उड़ा दिया। तो हम लोग बचपन में उड़ाया करते थे और हाँ। गिर जाता था। हाँ। तो ये जो तैयारा गिरा और इस तैयारे गिरने की वजह से हमारी जो साख है वो मजीद मजबूत हुई है। हमारे शाहीनों की जो घनगरज है वो अल्लामा इकबाल का शहर के उठ के बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है कि मशरिक़ और मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। तो ये जो इस वक्त हमारे शाहीनों का, हमारी अफवाज का, हमारी पूरे पाकिस्तान की जो अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान है, पाक फ़ज़ाइया है,
बहरी है, बर्री, मतलब इनकी जो घनगरज है ये पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही इस पर करम है, उसकी फजल है कि उसने जो है पूरी दुनिया में हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उसकी इज़्ज़त को मज़ीद जो है वो बढ़ाया है। तो इसी तरह देखें, ये जो तैयारा है इससे पहले भी बहुत सारे मामला हुए हैं। तो जो गोदी मीडिया है वो हमेशा से प्रोपेगेंडा करने का माहिर है और वो प्रोपेगेंडा करता रहता है। तो अब जो मोदी सरकार है वो तो मैं समझता हूँ कि जो जितने भी तैयार हैं उन तमाम की उनको जो है वो स्क्रूटनी करनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए क्या वो किसी काबिल नहीं है। तो जब हमारी जेफ थंडर जो हमारा तैयारा है तो लड़ाका तैयारा है बिल्कुल, और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम उस सतह पर पहुँच रहे हैं जो आलमी सतह पर हमारी इस वक्त जो है वो पजीराई हो रही है और हमारा जो लोहा है वो माना जा रहा है। तो अब मोदी सरकार तो हमेशा से ही प्रोपेगेंडा करता रहा और करता रहेगा। अब ये मसला जो है वो अफगानिस्तान को भी सोचना है कि वो किस तरफ जा रहा है। ना कि पाकिस्तान ने हमेशा उसकी हिमायत भी की है, पाकिस्तान ने उसकी दिफा के लिए, उसकी बका के लिए हमेशा से बात भी की है, सफारती सतह भी बात की है। और जब सोवियत यूनियन आया था जब भी हमने उसकी मदद की। और अब अफगानिस्तान का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ है। मैं समझता हूँ अब अफगानिस्तान को भी बात सोचने की ज़रूरत है कि उसके अपने बनाए हुए तैयारे जब गिरकर तबाह हो रहे हैं तो वो किस समत जा रहा है। बिल्कुल, तो ये उसको सोचने का मकाम है। बिल्कुल, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो फ्रांस से तैयारी लेने पर ही गौर करती रही और उनकी जो तवज्जो है ना वो शायद कहीं और ही रही। लेकिन ये इंतहाई हजीमत का सामना करना पड़ा है मोदी को, उसकी गवर्नमेंट को और उनकी अपनी जो फ़िज़ाइया है उनको खुद को। और उससे पहले ही उनके जो कुछ ऑफिसर्स थे ना वो हमारे जो फ़िज़ाइया का जो एरिया है जहाँ पर हमारे तैयारे खड़े हुए थे वो वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर आकर बातचीत वगैरह की और कुछ लोगों के मुताबिक जो है कि पिक्चर्स वगैरह भी उन्होंने खिंचवाई। तो डेफिनेटली उनको सीखना चाहिए पाकिस्तान से, जिसके ऊपर वो बातें बनाते हैं। और अगर वो हमारी ताकत को चैलेंज करते हैं तो हम उनको हमेशा अपनी ताकत से भरपूर जवाब देते हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ इसके ऊपर पूरी दुनिया हैरान है कि बीजेपी जो है वो एक्चुअली सिवाय मुसलमान मुखालिफ साजिशों के शायद और कुछ नहीं कर रही है। चलें जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन। वेलकम बैक। तो जनाब, इंटरनेशनल न्यूज़ के बाद अब कुछ बात करते हैं हम कराची की। और कराची में मसाइल का अंबार है। आज जो मसला हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है पानी का मसला। वैसे तो बहुत सारे मसले हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मेरे क्यू कार्ड पे, लेकिन आज हम पानी का मसला जो है वो डिस्कस करते हैं। और पानी का ये मसला काफ़ी टाइम से कराची में है क्योंकि बिजली गैस इस हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। अब ये पानी की शदीद किल्लत है। ये नॉर्थ कराची के जो मकीन है उन्होंने अब नागन चौरंगी पंपिंग स्टेशन पर धावा बोला है। अच्छा, ये नॉर्थ कराची का सेक्टर 11E है जहाँ के मकीनों ने पानी की 1 माह से जारी किल्लत के ख़िलाफ़ नागन चौरंगी पंपिंग स्टेशन पर एहतजाज किया। इस एहतजाज में ख़वातीन की जो बड़ी तादाद थी वो भी शामिल थी। इसके अलावा मुजाहिरीन ने वाटर कॉरपोरेशन के अमले से कलामी की और तशद्दुद की कोशिश भी की। अब जो वहाँ पर मौजूद शुरका थे उनका कहना था कि 12 वादों के बावजूद पानी की सप्लाई बहाल नहीं की गई और पानी ख़रीद कर इस्तेमाल करना अब मुमकिन नहीं रहा। मुजाहिरीन ने जो नारे लगाए उसमें पानी दो के नारे लगाए गए। पुलिस के पहुंचने पर मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म हुआ और लोग पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। अब अशरफ भाई, लोग तो मुंतशिर हो गए, चलें ये 1 दिन का प्रोटेस्ट था या 2 दिन का प्रोटेस्ट था, वो पहुँचे पंपिंग स्टेशन पर, फिर उन्होंने धावा बोल दिया एंड ऑल दैट, लेकिन पानी की फरहमी तो शुरू नहीं हुई होगी ना। पानी की सूरत हाल तो जूँ की तू है, ठीक है। अब ये अवाम जो हैं वो क्या भेड़ बकरियाँ हैं कि वो आएंगे, वो एहतजाज करेंगे, पंपिंग स्टेशंस के ऊपर पानी दो के नारे लगाएंगे, उसके बाद मुज़ाकरात के तहत या जैसे भी उनको घर भेज दिया जाएगा, अगेन वो उसी मुसीबत से गुजरेंगे, फिर वो थोड़े अरसे बाद आएंगे। तो ये क्या मतलब, ये कराची के अवाम है, भेड़ बकरियां हैं, इंतज़ामिया हैं, ये क्या बेहिसी है? देखिए सबा, ये समझना होगा कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा फुकदान है। ठीक, अगर हमने लोहे की पाइपलाइन डाली, पानी की जो लाइनें डाली हुई थी, तो आप कोई एक लाइफ साइकिल होती है किसी भी चीज़ की जी। तो आपने कभी चेंज किया? ये मैंने एमडी वाटर बोर्ड से पूछा था और ये भी 1 साल पहले जो काटी में आए थे। अच्छा। अब तो दूसरे एमडी आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सही है, आप कह रहे हो कि 1 करोड़ गैलन पानी की डिमांड है, जी। आप 55 करोड़ गैलन दे रहे हो, 50% डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। मैंने कहा ज़बरदस्त। मैंने कहा ये बताएं, आप एमडी हैं, मतलब मुझे 18 साल हो गए, 23 एमडी को मैंने ये पूछा है, आप बता दें कि क्या किया है। आप बताएं, 7 ज़िला हैं, कौन से ज़िला में, कौन से एरिया में आपने पानी की पाइपलाइन दोबारा से डाली है पूरे एरिया में? नॉर्थ आज़ाबाद की बात करें तो ए से लेके मतलब आपके जो ब्लॉक्स हैं मुख्तलिफ 20-22 ब्लॉक्स हैं, आपने कहीं आपने पानी की लाइन डाली? फेडरल भी एरिया है, ब्लॉक
FB एरिया ब्लॉक 1 से ब्लॉक 22 है। उसमें मैंने कहा कि पूछा कहीं एक एरिया में आपने पानी की लाइन डाली? सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा इतना लंबा अरसा हो गया है पानी की लाइन नहीं डाली है, लीकेज इतनी है, उसके अलावा जो पानी की चोरी है। अब आप देखें नवंबर में जो इन्होंने रिपोर्ट दी है कि नवंबर में ब्रेकडाउन की वजह से 88 करोड़ गैलन पानी कराची शहर को नहीं मिला। वैसे ही योमिया क्या है 55 करोड़ गैलन, 50% रोज़ नहीं मिलता है। 1 करोड़ 10 लाख गैलन की डिमांड है, मिलता कितना है? मतलब 1 अरब 10 करोड़ गैलन की पानी की डिमांड है, 55 करोड़ मिलता है डेली का बता रहा हूँ। मतलब 50% रोज़ नहीं मिलता है। उस 50% में भी जो मिल रहा है उसमें पूरे नवंबर में 88 करोड़ गैलन पानी शॉर्टफॉल हो गया। अब वजह क्या है कि एक मैंने खबर दी वाटर बोर्ड इंतजामिया की जानिब से, एक टिकट्स आते हैं जगह नहीं दिखाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वो केबल फॉल्ट है, बिजली का ब्रेकडाउन है और शहर को पानी की सप्लाई बंद हो गई। फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया, फिर मैंने खतवात निकाले, फिर KLRTEC से बात की तो उन्होंने बोला कि भाई मसला ये है कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें फुकदान है। अच्छा। अब जो इनके पंपिंग स्टेशन है वो कराची से दूर है, धाबे जी हो गया, पिपरी हो गया, तो नियर अबाउट 120-125 किलोमीटर दूर है। अच्छा। अब सब वहाँ पे जो क्योंकि जो लाइनें हैं ना वो लीक होती हैं। आप कभी गई होंगी सखी हसन का जो वो है हाइड्रेंट है, वहाँ पे जाएं तो पानी देखें आप कितना पानी बाहर आ रहा होता है रोड पे, तो वो पानी की लीकेज वो हो रही होती है। उसी तरीके से जहाँ पे पानी के लिए पंप्स लगे हुए होते हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, हमने चलाई थी। अब वो मोटरें लगी हुई हैं, देखें अगर आप कहीं खड़े हुए घर में भी मोटर अगर ऑन कर रहे हैं, पानी निकल रहा है, आप क्या करेंगे? मोटर बंद कर देंगे क्योंकि आग लग जाएगी या मोटर जल जाएगी। अब वो उसको चलाए जा रहे हैं। अब इन्होंने खत लिखा कि आपकी पानी की लीक की वजह से जो अंडरग्राउंड केबल KLRTEC की जा रही है उसमें पानी चला जाता है, वो बस्ट हो जाती है। तो आप बराए मेहरबानी जो आपकी पानी की लाइन लीकेज है वो खत भी है हमारे, हमने खबर भी चलाई, और वो एक ही KLRTEC की जो है ना बिजली नहीं मिली। अब मसला ये है कि अगर आप अपनी मरम्मती काम नहीं कर रहे हैं और कराची शहर को वैसे ही 50% डिमांड से कम पानी मिल रहा है और ऐसा ब्रेकडाउन हर हफ्ते हो रहा है, हम जो खबरें दे रहे हैं हर हफ्ते जो हम ब्रेकडाउन दे रहे हैं, 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते ब्रेकडाउन हुआ और 88 करोड़ गैलन जो है पानी शॉर्टफॉल हो गया। तो अब यहाँ पे जो टोटल जो गलती है वाटर बोर्ड इंतजामिया की है। आपने अपने पंपिंग स्टेशन को, क्योंकि कराची शहर को 120-125 किलोमीटर दूर से पानी ला के यहाँ पंपिंग की जा रही है, और जो पंप चलते हैं आप जाके देखें छोटे से पंप नहीं है, 3 फेज के इतने बड़े पंप हैं कि आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगी। 74 इंच की पाइपलाइन में करोड़ों गैलन पानी फेंकना है। सही। और कहाँ से आना है? 100 किलोमीटर दूर से। अब उसकी स्पीड, क्योंकि जो प्रेशर बनाना है तो उसी से प्रेशर से पीछे से जो पानी आ रहा है। अब ये जो सिस्टम है ये बाबा आजम का बना हुआ है, ठीक है, मतलब 1 दिहाई 2 दिहाई 3 दिहाई 50 साल पुराना सिस्टम है, अपडेट ही नहीं किया है। और ऊपर से अब आप बोल रहे हैं K4, तो K4 के लिए आप प्लानिंग तो करें ना। आप अपने पंपिंग स्टेशन कराची शहर 7 अजला पर मुश्तमिल है, 35 लाख मकानात हैं, डिमांड है आपकी जो सरकारी अदद शुमार है मर्दम 2 करोड़ की आबादी है, 35 लाख मकानात हैं, और कच्ची आबादी मिला लें तो 3 करोड़ की आबादी बनती है। तो आप घर देखें ना, तो मतलब ये 50 लाख घर तो किस शहर में इस मुल्क के। बिल्कुल। अब इतनी जो महंगाई है, अब जिस तरह से स्टार्स बता रहे हैं अशरफ भाई, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पानी खरीद के पिए। आप यकीन करें लोग परेशान हैं। लोग अब ये कहते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं डलवा सकते, हमारे घरों पर पानी नहीं आता, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें प्रॉब्लम है। आप खुद सोचें कि अगर पानी नहीं आ रहा, लोगों ने अपने जो है बर्तन धोने हैं, लोगों ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, मामूलाती ज़िंदगी है, कैसे वो सर्वाइव करेंगे? बाबा जैसे हम इंडस्ट्रियल एरिया में यकीन करें यहाँ पानी नहीं आता है, आपको पता है हमारे ऑफिस में हर हफ्ते टैंकर डलता है पानी की लाइन, मतलब यूं बैठ के देखते रहो पानी आएगा नहीं आता है भाई। अब आप क्या करते हैं? आप देखें कराची शहर में पानी की कमी नहीं है, इसकी गारंटी लिख के देता हूँ मैं। सही। कैसे? आपने किसी खुदा न खासा किसी एरिया में सुना कि ना प्यासा कोई मर गया हो प्यास से? ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, पानी टैंकर से मिल रहा है। इस शहर में 6 से 7 हज़ार टैंकर जो हैं वो चल रहे हैं और पानी सप्लाई कर रहे हैं। पानी है ना, तभी तो टैंकर में आ रहा है। करोड़ों गैलन पानी आप रोज का टैंकर के जरिए दे रहे हैं, वो लाइनों में दे दें यार, घरों पे दे दें। आप प्लान करें ना, अगर आपका शॉर्टफॉल है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। देखें फंड मैनेजर क्या करता है, आप एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, अब मुझे कहते हैं 50,000 रुपए में ये संभालो इसको, मैं क्या करूंगा कि वो जो रोज का मुझे 50,000 खर्च करना है तो मैं 2 दिन पर डिवाइड कर दूंगा ना, एक दिन 50,000 एक दिन 50,000, तो मेरा 1 लाख कवर हो गया। अब आपका पानी अगर 1 अरब गैलन के बजाय 50 करोड़ गैलन है तो आप आधा जो है आधे शहर को पानी दें, ठीक है, और उसके बाद 50 करोड़ गैलन आधे शहर को 50 करोड़ दें, तो
तो आपका कवर हो जाएगा ना, समझिए आप। मतलब मेरे शहर के पूरे डिमांड कराची शहर की 1 अरब गैलन है, 50 करोड़ गैलन सप्लाई आ रही है। आधे शहर को डिवाइड करें, आधे शहर को 50 करोड़ दे दें, कोई पानी की किल्लत नहीं होगी। फिर 24 घंटे बाद 50 करोड़ अगले मतलब जो आधा शहर जो बाकी था उसको दे दें, तो क्या हुआ, आपको 1 दिन के गैप से रोज पानी मिल रहा है। मैनेजमेंट करने की मसला सारा ये ना कि ये स्ट्रेटजी बनाते नहीं है, प्लानिंग करते नहीं है। अवाम जो है बस उसको तंग करना है, अवाम परेशान रहे। अवाम के अगर आप दुख और मसाइल सुने ना तो आप हैरान रह जाएं कि लोगों के घरों में मरीज़ होते हैं, लोगों के घरों में बच्चे होते हैं और वो पानी के लिए तरस रहे होते हैं कि जी उनको पानी मिलेगा तो आगे वो अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करेंगे। मगर नहीं, अब कहाँ से गरीब आदमी जो है वो इतना महंगा टैंकर खरीदे, फिर टैंकर खरीदो, फिर उनका इंतज़ार करो कि वो अपने वक्त पर आएंगे और वो कब पानी लेकर आएंगे। वो सुबह आते हैं, वो शाम को आते हैं, वो रात को आते हैं, तब तक लोग क्या करें। तो ये एक बड़ी जो है ना अजीब सी सूरत हाल है। चले जी आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो है वो शेयर करते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त सी खबर है। और ये खबर जो है वो है कि जनाब कराची में पाकिस्तान का पहला मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क खोल दिया गया है और ये एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी क्रीक में मुल्क का पहला मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क का इफ्तिताह किया, जो सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इश्तराक से बनाया गया है और एक मुनफरिद फ्लोटिंग पार्क है। अच्छा, इस पार्क का मकसद ये है कि मैंग्रोव्स का तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती आगाही में इजाफा और शहरी और कारोबारी हलकों को फितरत के तहफ़्फ़ुज़ में शामिल करना है। इसके ये मनाजिर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये बड़े अमेजिंग मनाजिर हैं और जिस तरह से इसको बनाया गया है ना, इसमें बड़ी क्रिएटिविटी शामिल की गई है। इस पर करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं भाई मैंग्रोव्स के हवाले से और ज़बरदस्त इफ्तिताह किया गया है कोरंगी क्रीक में। आप बताएं खुर्शीद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि कितना ज़बरदस्त ये जो है वो इनाग्रेशन हुआ है और कितनी अच्छी एक्टिविटी है कराची हाइट्स के लिए कि वो जा सकते हैं और ये एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखें, हेल्दी एक्टिविटी तो आप इसको कह सकते हैं कि मैंग्रोव के अफादियत, उसकी अहमियत जानने के लिए जाके आप पता और कर सकते आप रसबा अगर वॉकिंग ट्रैक पर जाएं तो वहाँ पर आप जो है वो अच्छा सा खूबसूरत ट्रैक बनाया तो आप उसकी सैर भी कर सकते हैं और लुत्फ़ का मज़ा उठा सकते हैं। लेकिन मुर्तज़ा साहब को चाहिए कि इस तरह के ट्रैक्स बनाने से पहले कराची के ट्रैक्स को अच्छा करें, क्योंकि कराची के ट्रैक्स को बेहतर करना इसलिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त ये जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ डॉक्टर से हमने मुलाकात की है कि इस वक्त लोगों के सर्वाइकल पेन में इजाफा हो रहा है, रीढ़ की हड्डी के दर्द में इजाफा हो रहा है और आपकी जो गाड़ी की सस्पेंशन है उनमें प्रॉब्लम आ रही है कि KMC की तकरीबन कोई 103-106 सड़कें, सही, उनमें से 6 सड़कें भी नहीं बनी अभी तक, सही, और मुख्तलिफ रास्तों में टूट फूट की वजह से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, आपकी जाने आने में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, मुसाफिरों को, शहरियों को, उसकी वजह से डकैत फ़ायदा उठाए जाते हैं। हाँ, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं पार्क्स को बहाल करना। लेकिन हमने जितने भी पार्क्स को विज़िट किया है अब तक, कोरंगी के, लांडी के और उससे कुर्ब जवाहर के इलाकों में, फैमिली पार्क्स का बुरा हाल है, तबाह हाल है वो। और ऐसे पार्क्स वो हैं जिसमें गाय, बकरियाँ, जानवर बंधे हुए वलीमे होते हैं। इवन के लांडी का जो पार्क है उसमें तो बड़ी पैमाने पर जो है वो गंदगी है, कचरा जल रहा है और स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी नहीं है। बेशुमार पार्क्स हम अपने ऑफिस की वजह से ये करीब हैं तो हम कुर्ब जवार की चीज़ों को हमारे तमाम रिपोर्टर्स कवर करते हैं। तो आप यकीन करें फैमिली पार्क्स का ये हाल है, लोग कहते हैं कि हमें इस यहाँ की तबाही की वजह से दूर दराज जाना पड़ता है और वो हमें कॉस्टली पड़ता है, फिर फैमिली को लेके जाना आना बहुत मुश्किल काम होता है। अगर हमारा इलाके का फैमिली पार्क बहाल हो जाए तो हम क्यों दूर जाएंगे। वैसे यहाँ पे बताऊँ सबा के मैंग्रोव्स का अगर हम देखें ना, WWF भी जाके वो सारा बताता है जो आपकी समुद्री मखलूक है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही क्योंकि समुद्र का पानी आता है तो आप जाएं समुद्र की वो तो उसमें जो गंदगी वगैरह ये वो तो वो मैंग्रोव्स उसको क्लियर करते हैं। और दूसरा मैंग्रोव्स क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि खुदा ना खासा कोई सुनामी या वो आता है तो उसकी जो समुद्र की लहरों को उसको ब्रेक थ्रू करते हैं ना, उसकी मतलब स्पीड को कम करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ ऐसी एक्टिविटी होती नहीं है, अगर हो रही है तो उसको कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि मैंग्रोव लेंगे तो आपका साहिल जो ना मतलब एक जजीरा जिसे कहते हैं ना, और वो कहते हैं ना कि अगर तूफान है या कुछ है उससे भी काफी और सबसे बड़ी बात कि जो समुद्री मखलूक है ना जब वो मतलब के अंडे देने आती है मछलियाँ वगैरह ये सब, तो वो मैंग्रोव के पास आके उनको कोई स्पेस चाहिए जाके वहाँ पे देना। फिर टर्टल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे जो जानवर मतलब समुद्री मखलूक है जो ख़त्म नायाब हो गई हैं जो कि पाकिस्तान में भी पाई जाती है। तो उन सब चीज़ों को रीस्टोर करने के लिए ना हमें ऐसी ज़रूरत है कि साहिली पट्टी पे जैसे आप जाएं मनोड़ा
और ये सारे, तो अगर आप ये मैंग्रोव टाइप के लगाएं ना तो एक वहाँ ग्रीनरी भी होगी, वॉकिंग ट्रैक लगाएं, लोग जाके देखेंगे और यहाँ पे आपको क्या कमाई भी होगी, ठीक है। अब वो प्राइवेट कंपनी अगर ये कर रही है तो गवर्नमेंट भी कर सकती है। जैसे आप देखें, मैं आपको बताऊँ, बचपन से हमने हॉग्सवे, कैंप माउंट, तो वहाँ पे जो हट्स हैं वो केएमसी के हट्स है ना, फिर उन्होंने दे दी, कोई पूछा पाछा भी नहीं, बस दे दी जगह, आप रहो जो करो। मगर अगर आप प्रॉपर करें तो वो अर्निंग हो सकती है आपकी, यानी कि आप वहाँ पे लोग घूमने फिरने आ रहे हैं, आप हट बुक करा रहे हैं, तो गवर्नमेंट थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरमायाकारी करे, अच्छे से एक जैसे हट्स बनाए और किराए पे दे। आप बताएं ना कि अगर आपको अच्छी सर्विसेज मिले, आप नहीं जाएंगे हॉग्सवे? जाहिर है, क्यों मतलब जो अभी हट है कोई भी घूमने जाएगा, ऐसी हालत है कि आप मतलब कोई भी नहीं जा सकता। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ना मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक रिसर्च थी, एक सर्वे था जो मैं देख रही थी, तो उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ठीक है, कराची में जो घूमने फिरने की जगहें हैं वो उतनी उस तरह से मुनासिब नहीं है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से और सफाई के लिहाज की वजह से, कि ना वहाँ पे इतनी सफाई नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती। खुद भी कराची हाइट से अगर आप पूछे ना कि वो कहाँ जाना चाहते हैं तो आपको जवाब मिलेगा खाना खाने, ठीक है। तो आवाम ज़्यादातर कराची में रेस्टोरेंट का रुख करती है, और अगर आप एक एक करके लोगों से पूछे जी आपकी वीकेंड एक्टिविटी क्या है, तो वो कहेंगे जी ठीक है, या तो हम सुबह के नाश्ते पे चले जाते हैं संडे वाले दिन, या सैटरडे को कुछ लोग की ऑफ होती है तो वो चले जाते हैं, या फिर हम शाम को खाना खाने जाते हैं। दो दरिया लोग क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं जाते कि उनको समंदर का व्यू मिल रहा है एंड ऑल दैट, इसलिए कि जी खाना है वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर कराची के अवाम सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाना है। अगर आप सिर्फ एक सी व्यू बना दें, लाइक सी व्यू टाइप का कोई ऐसे कोई हट बना दें जहाँ से सिर्फ व्यू करना हो, यहाँ पर जहाँ पे सिर्फ जाके आपने देखना हो या रिलैक्स करना हो या वॉकिंग ट्रैक हो, लोग वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं है। तो हमारे यहाँ जो कराची हाइट्स है ना, उनका भी जो कहना चाहिए ना एक्सप्लोर करने का जो जज्बा है कराची को ही, वो भी थोड़ा कम है। लोग पार्क्स, उन पार्क्स में भी लोग नहीं जाते जहाँ पर छोटी छोटी खाने की दुकानें नहीं हैं। बकरे और दुम्बे खा के वो जो जज्बा है ना वो मध्यम हो गया है। देखा, बकरे और दुम्बे, क्योंकि हाईवे पे आप चले जाएं तो आपको बकरे और दुम्बे कटते हुए मिलेंगे। अच्छा, नेटिव जेटी जो पुल है उसके पास में निजी होटल है, वहाँ भी लोग जो है वो कश्ती के जरिए जो है वो मैंग्रोव की सैर करते हैं। बहुत अच्छा वो व्यू है, क्योंकि छोटी बोट्स होती हैं और कुछ तो बड़ी बोट्स भी होती हैं, फैमिली उस पर आप लेके जा सकते हैं। और रात के वक्त में वहाँ पर हट्स बने हुए छोटे छोटे, वहाँ पे लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वो अच्छा एहसास होता है कि भाई हाँ खूबसूरत मंजर है, सामने मैंग्रोव्स के दरख्त हैं और बोट्स आ रही हैं जा रही हैं, एक तो ये व्यूज़ है, लोग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर खाबे का हो गया ना, तो खाबे खा के लोग पेटू हो गए। जब पेटू हो गए तो फिर वो अब कहीं और जाने का दिल ही नहीं करता उनका, दिल ही नहीं करता। वही ना कि मकसद सिर्फ करने का दिल नहीं करता। जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप कंप्लेन करेंगे, जब कंप्लेन करेंगे तो चीजें ठीक होंगी ना भाई। चीजें ठीक करने के लिए लोग कंप्लेन करते हैं। सीरीज है, आप सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स के लोग देख रहे हैं, वो खाने एक्सप्लोर कर रहे हैं बस कि कुरंगी में कहाँ बिरयानी अच्छी मिलती है, कहाँ बिरयानी अच्छी मिलती है, हाईवे पे दुम्बा कौन अच्छा बनाता है, दुम्बा कौन अच्छा बनाता है, चपली कबाब कौन अच्छा बनाता है। लोग हम खा खा के लोग ना अब मतलब उनका जज्बा जो है ना वो सैर व तफरीह का, इसकी भी वजह ही है। देखें ना, 90s की बात करें, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी पूरी फैमिली, चचा मामू वगैरह, हम लोग सब एक साथ जमा होते, सबके ये साथ होता था। 90s की बात कर रहा हूँ, बस किराए पे ली और हॉग्सवे और इधर वहाँ पे मतलब जाके पूरी फैमिली एक साथ जाती थी। तो उसमें वो एक वो खाना सब अपना, सब ने कुछ रूखा बनाया, वो बनाया करके पिकनिक के लिए हम जाते थे। तो अब आप देखें, सीरियस मैं बता रहा हूँ, अभी अब बात कर रहे थे, मैं दिमाग घुमा रहा, 10 साल हो गए सबा, 10 साल हो गए कि हमने कोई पिकनिक के ऑर्गेनाइज नहीं की। हाँ बिल्कुल, कैसे करें, हालात देखें ना। अगर हम जाते हैं, पहले हम नाइट स्टे के लिए भी जाते थे पूरी फैमिली के साथ और सिक्योरिटी फील करते थे कि कराची में हम, अब आप जाए ना नाइट स्टे पे फैमिली को लेके, डर लगा रहेगा, गार्ड करने हैं, पुलिस करनी है, ये करना है, वो करना है। अब मेन ये कि दिन में जाते हुए डरता है आदमी। और दूसरी बात देखें, हम आवाम की भी बात करें कि हमारे साहिलों पे आप जाएं, अभी बच्चों ने इस वीकेंड पे वो किया है, क्लीन मुहिम की थी। जी बीच पे क्लीन मुहिम की है, जेंजी सारे कराची के पहुंचे और बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने। कि देखें ये गवर्नमेंट तो नहीं कर रही ना गंदगी, जो लोग वहाँ जाते हैं, देखें पूरे मुल्क से आ रहे हैं लोग। अब वो जो जाते हैं, सीरियस मैं सी व्यू नहीं गया हूँ कितने सालों से, कैसे जाएं वहाँ पे, गंदगी देखें आप, लोग जा रहे हैं, जो खा रहे हैं, बोतल पी रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं, वो फ्राइज खाई उसके प्लेट वो सब फेंक। एक आदमी नहीं कर रहा, ये सैकड़ों लोग कर रहे हैं। जब सैकड़ों कचरा वहाँ पे होगा तो कोई साफ करने वाला तो है ही नहीं ना। सही। और वो कितनी दफ़ा साफ करेंगे, हर थोड़ी देर बाद लोग आ रहे हैं और
गंदगी करके जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप जाएंगे जो सी व्यू पे जाएं, तो जहाँ पे आप सी व्यू से लेफ्ट लेते हैं, हाँ, मेन सी व्यू पे जाने, मैकडोनल्ड के पास अगर पीछे जाएं तो आप देखें ना सीवरेज का पानी जा रहा है वहाँ, तो जो हालात हैं और क्या पैर डालेंगे यकीनन पैर काला हो जाएगा। एग्जैक्टली। मतलब आप समुंदर दुनिया में जाएं, ब्लू पानी होता है, सी ग्रीन पानी होता है, हमारा तो पानी ही अलग है ना, काला पानी। कुछ समुंदर में आप अनट्रीटेड गटर का, सीवरेज का पानी आप छोड़ रहे हैं और कितनी स्किन डिजीज होती है, स्किन डिजीज होती है। और लोगों को वो बात समझ में नहीं आती कि वो अपनी स्किन के साथ मजाक ना करें, वो कम से कम अगर जा ही रहे हैं घूमने फिरने तो देख के जाएं कि वो किस जगह पर जा रहे हैं। अशरफ भाई, ये जिस तरह से आप सी व्यू का ओवरऑल जिक्र करें ना, इस चीज़ को वाकई बड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो सी बेल्ट है ये बहुत बहुत खूबसूरत है अगर आप इसको साफ़ सुथरा रखें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और कुछ बात करते हैं ट्रेंडिंग मेकअप के हवाले से कि आजकल कौन सा मेकअप ट्रेंडिंग में है, क्योंकि शादी सीज़न जो है वो इन है। और आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फ़ेब ये ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारी शादियां होती हैं और लोग दीगर इवेंट्स भी बहुत करते हैं, बर्थडेज़ हैं, हकीके हैं और बहुत सारी ऐसी गैदरिंग्स होती हैं, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं जो कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये सीज़न जो है वो फेस्टिविटी का सीज़न है और सीज़न में लोगों के मेकअप अच्छे रहते हैं, ट्रेंडिंग ड्रेसेस होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, तो आज हमने सोचा कि कौन सा मेकअप ट्रेंडिंग में है, मेकअप कैसे करना चाहिए, कौन से इवेंट पे क्या जो है वो चीज़ें अप्लाई करना चाहिए फेस के ऊपर, और कौन से फेस पे कौन सा मेकअप अच्छा लगता है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमने जो है वो ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ को अपने शो में इनवाइट किया है। ये हैं जी सुमैया और हुमा, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। ये ब्यूटिशियन है, स्टाइलिस्ट भी हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं और फिर इनकी जर्नी पूछते हैं और उसके बाद जो है मेकअप के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सुमैया एंड हुमा। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ठीक है। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा सुमैया, ये बताएं कि आप लोग कब से जो है ये सैलून बिजनेस और मेकअप एंड ऑल दैट ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? हम लोग को 1.5 ईयर हो चुका है अपना सैलून ओपन करे हुए। और जब से हमने अपना सैलून ओपन किया है तो उसमें हम लोग ने सबसे ज़्यादा जो फोकस रखा है वो ये फोकस रखा है कि जो हमारी ब्राइड्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कैसे करना है। जैसे नॉर्मली दूसरे सैलून्स में क्वालिटी पर नहीं क्वांटिटी पर काम हो रहा होता है, लेकिन हम लोग क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं। क्वांटिटी हमारी लेस होती है पर क्वालिटी वर्क दे रहे हैं, जिसमें हुमा जो है वो अपनी ब्राइड से कंसल्टेशन करती हैं। हाँ सही, अच्छा मेकअप क्रिएट करते हैं, मतलब हम फीचर्स पर काम करते हैं। बहुत सारे सैलून्स का सिग्नेचर मेकअप होता है कि हमारा एक सिग्नेचर है, हमें हर ब्राइड्स के कोई सिग्नेचर करना है, लेकिन हमारा फोकस कोई सिग्नेचर मेकअप नहीं है। हमारा फोकस ये है कि जो ब्राइड के अपने फीचर्स हैं उन्हीं के अंदर जो है ना हम एक डॉल लुक क्रिएट करें, मतलब उन्हीं के अपने फीचर्स को एनहांस करें। ये बहुत अच्छी, मुझे आई रियली लाइक इट। हुमा, ये जो आपने बात की ना कि हर सैलून का अपना एक सिग्नेचर मेकअप होता है, उसमें क्या होता है कि जो ब्राइड आपके पास आ रही होती है या जो लोग आपके पास आ रहे होते हैं ना, वो ये माइंड बना के आते हैं कि जी ये तो लाइट मेकअप करते हैं या ये स्मोकी मेकअप करते हैं तो ये यही होगा। तो हर चेहरा जो होता है ना वो एक ही तरह के मेकअप के लिए नहीं होता, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए। लेकिन सैलून्स में जितने भी ब्यूटिशियन होते हैं या जो एक्सपर्ट स्टाइलिस्ट होती हैं वो गाइड नहीं करती, वो लोगों को गाइड नहीं करती कि नहीं आपके चेहरे पे ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप गए, ब्राइड गई, उन्होंने बताया जी आपको पार्टी मेकअप चाहिए, अच्छा आपको ब्राइडल लुक चाहिए, अच्छा आपको हैवी चाहिए, आपको जो है वो थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि वो आपका इवनिंग फॉल टाइप का, उसके अंदर जो आपकी पार्टी है, गैदरिंग है, उस तरह का मेकअप चाहिए। उन्होंने अपने मेकअप के नाम रखे होते हैं ना, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो उनको कहते हैं जी ये 3 मेकअप्स हैं, यू हैव टू सिलेक्ट वन। एग्जैक्टली जो आपने कराना है वो करा लें। ग्लिटरी, हाँ ग्लिटरी, स्मोकी एंड ऑन कौन कौन से हैं? हम लोग शिमरी पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग मैट लुक पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग टिंटेड लिप्स पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग ड्यूई लुक पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग इवन नॉन पाउडरी फाउंडेशन पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमें लगता है कि जिसकी फीचर्स ऐसे हैं जो कैरी कर सकती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बड़ी कॉन्शियस होती हैं, जो हाथ नहीं लगा रही, टच नहीं कर रही, अपने मेकअप को बहुत अच्छे से कैरी कर रही हैं। तो हम नॉन पाउडरी भी करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपको नॉन पाउडरी लुक चाहिए, लाइक हम पाउडर से पैक नहीं करते फाउंडेशन को, फाउंडेशन अप्लाई करी और उसको हमने पैक नहीं किया, फिर हम लिक्विड ब्लश यूज करते हैं ताकि वो 100 वॉट स्किन लुक दे सके। वो जो ड्यूई लुक देता है ना, वो आप पाउडर ऑब्वियसली नहीं देता। पाउडर जो है वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा केकी लुक की तरफ जाता है, इसलिए हम लोग पाउडर भी बहुत लेस क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नॉन पाउडरी लुक आप बता रही हैं कि मैं इस तरह से करती हूँ, ये किस तरह से होता है कि ये इसको आप बस पाउडर यूज नहीं करती?
बेकिंग सिर्फ तो अच्छा, बहुत अच्छा, बेकिंग टैब होती नहीं है करते कि उतना वो ज़्यादा। बेकिंग भी इसलिए होती है कि हाँ। मतलब यहाँ का जो वेदर है, ज़ाहिर है ब्राइड्स हार्ड टच कर लेती है, मोबाइल कैरी नहीं कर हाँ, पाती, तो वो हाँ। भी उसकी वजह से थोड़ा बहुत करना पड़ता है। हाँ। वरना तो विदाउट पाउडर जितना ड्यू लुक आता है, जितना डॉल लुक आता है, वो पाउडर के साथ इतना नहीं आता। सही। और फिर वो हाइड्रेटिंग स्प्रे वगैरह जो यूज़ करते हैं तो हाँ। उससे वो और ड्यू दिखता है, नज़र आता है। अच्छा ये बताएं सुमैया कि एक मेकअप तो वो होता है जो सैलून्स में होता है, जो कि फ़ोटोशूट के लिए होता है, राइट? 99% लोग उसी तरह से मेकअप करते हैं ब्राइड्स के कि वो फ़ोटोशूट के लिए होता है कि देखिए ये फ़ोटोशूट में अच्छा आएगा, फ़ोटोशूट में अच्छा आएगा। ठीक है, वो फ़ोटोशूट में अच्छा आता भी है, लेकिन ब्राइड का जो ओकेजन होता है ना, जो लोग उससे मिलने आए होते हैं, उसको देखने आए होते हैं, जो सामने से देख रहे होते हैं, वो भी जो है ना वो मैटर करते हैं, और वो भी देखने के बाद फिर अपनी राय कायम करते हैं कि जी ब्राइड अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। क्योंकि कुछ ब्राइड ऐसी होती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन तस्वीरें उनकी जो है ना वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि उनका मेकअप ही फोटोशूट के लिए होता है। ऐसा मेकअप जो कि देखने में भी अच्छे लगे और शूट और प्रेजेंटेबल हो, आपके इवेंट में भी लोग आपको पसंद कर रहे हो और फोटोशूट भी उसका अच्छा हो, वो मेकअप कौन सा होता है? क्योंकि मैंने ना दोनों डिफरेंट मेकअप बहुत इस तरह से देखे लोगों के हुए कि वो सामने से उतने अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। अच्छा, हमारा अक्सर क्लाइंट्स का ये रिव्यू होता है हमारे मेकअप के लिए, क्योंकि हम लोग जो बुकिंग्स ले रहे होते हैं अपने सैलून में, हम लोग लाइव मेकअप दिखा के बुकिंग ले रहे होते हैं। अच्छा। तो हम अपने ब्राइडल रूम में लेकर जा रहे होते हैं और लाइव मेकअप दिखा रहे होते हैं। तो अभी लास्ट हमारी मास्टर क्लास थी, उसमें भी बहुत सारे सैलून्स के ओनर ने भी हमारा मेकअप जो लाइव देखा तो उन्होंने बहुत पसंद किया कि आपका मेकअप जितना वीडियो में अच्छा आता है ना, उससे कई ज़्यादा अच्छा आपका लाइव मेकअप नज़र आता है। मतलब वीडियो से ज़्यादा हमारी ब्राइड जो है ना लाइव, हमारा जो बुकिंग्स होती है ना, जितनी ज़्यादातर बुकिंग जो हमारी लाइव मेकअप देख कर हो रही होती है। और रेफरेंस पिक्चर हमारी अकॉर्डिंग, हम जैसे जो भी मेकअप कर रहे थे, वी आर 3 ऑनर्स, मतलब मी, हुमा एंड फरहीन। अच्छा, अभी वो भी आएंगे। किधर है भाई फरहीन? आने वाली है। चलिए जी, थोड़ी देर में फरहीन भी हमें ज्वाइन करेंगे। ठीक। तो फिर उसमें ये होता है कि जब ब्राइड हमारी बुक हो जाती है तो उसके बाद हम कंसल्टेशन करते हैं ब्राइड के साथ। 10 मिनट्स की हमारी कंसल्टेशन होती है, सही, जिसमें हम अपनी ब्राइड्स की रिक्वायरमेंट पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने टू द पॉइंट काम किया या कॉपी पेस्ट किया, उसका भी वही कर दिया, ऐसा नहीं है। उसमें प्रॉपर हम पूछते हैं कि आपको शिमरी आइज चाहिए, ग्लिटरी चाहिए, मैट चाहिए। इवन हम लैशेस पर भी काम कर रहे होते हैं। हमारी 10+ लैशेस पैलेट्स हैं जिस पर हम काम करते हैं कि इसकी आई पर कौन सी लैशेस जाएंगी। प्रॉपर डिजाइन करते हैं हम लोग, बाकायदा उसको डिजाइन करके अपनी लैशेस चूज करके बनवाते हैं। मतलब वेंडर्स को हम पूरा आई के अकॉर्डिंगली हर आई के हिसाब से हमारे पास लैश होनी चाहिए। इवन जो 12 या 14 इयर्स की जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं जो मेकअप लेना चाह रही हैं, उनकी भी हम कॉर्नर वाली लैशेस हमने ऑर्डर, मतलब हमने अच्छा सिर्फ कॉर्नर वाली, छोटी-छोटी बच्चियां होती हैं उन्होंने भी कॉर्नर के ऊपर लैशेस लगाई। तो हम लोग बेसिकली ना क्लाइंट का फेस देखकर काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि हर किसी को एकदम एक ही जैसा लुक दे दिया, समझ रही हैं? तो वो वाली लुक भी हम कर रहे होते हैं। इवन कि हमारा अभी स्टार्टिंग में लास्ट सितंबर में 29 सितंबर को हमारी ओपनिंग थी। उसके बाद एक मतलब आंटी थी, उनके बेटे ने एक पार्टी मेकअप बुक करवाया था। तो वो उस आंटी के सिर्फ एक पार्टी मेकअप को देख के उनकी पूरी फैमिली हमारे पास आई थी कि मतलब आंटी का इतना अच्छा किया है तो बाकी लोगों का भी और अच्छा होगा। मतलब ज़ाहिर है एक सेटल लुक देना होता है एज के अकॉर्डिंग, और मतलब आपकी एज मेंटेन रखते हुए काम करना होता है। बहुत सारी ब्राइड्स की ये शिकायत होती है ना कि अपनी एज से बड़े दिखते हैं मेकअप के बाद ना, एज को मेंटेन रखते हुए हमारा मेकअप। ब्राइड्स जो है वो अपने चेहरे के ऊपर इतना ज़्यादा वो काम करवा लेते हैं, इतना ज़्यादा वो एस्थेटिक क्लिनिक से कुछ चीज़ें करवा के आ जाते हैं कि वो ना मेकअप लगने के बाद वो कुछ चेंज भी आ रहा होता है और थोड़ा बड़ा भी लुक आ रहा होता है। तो जब आप एस्थेटिक्स पे जाते हैं और आप सारी चीज़ें अपनी बनवा के आ रहे होते हैं, मतलब कलर भी आपने साफ़ करवाना होता है, जाहिर सी बात है अपने वाइटनिंग चीज़ें भी करवानी होती हैं, फिर कुछ लोगों ने लिप्स के ऊपर भी काम करवाना होता है, चीक्स को भी इस तरीके से ऐसे करके कुछ करवाना होता है। तो ये देख कर करवाया करें कि वो आपके चेहरे के जो फीचर्स हैं उसको चेंज ना कर दे, और ये ना हो कि आप अपनी उम्र से बहुत बड़े लगने लगे ना। तो जब आप एस्थेटिक क्लिनिक्स जाते हैं और इस तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं तो सोच समझ के जाया करें। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर पूछते हैं कि आजकल जो ब्राइड्स हैं वो कौन सा मेकअप पसंद करती हैं, और सुमैया और हुमा दोनों क्या प्रेफर करती हैं कि ब्राइड्स को कौन सा मेकअप करवाना चाहिए, शिमरी करवाना चाहिए, या फिर थोड़ा सा जो है वो आजकल कहते हैं ना कि ग्लास लुक एक चला हुआ है, वो कैसे करवाना चाहिए, ये जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हमें फरहीन ने ज्वाइन किया है जो कि स्टाइलिस्ट हैं, ब्यूटिशियन है, उनसे भी बात करते हैं, शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताएं फरहीन कि आजकल जो ब्राइडल मेकअप है वो कौन सा मेकअप इन है, और हम ग्लास लुक स्किन के बारे में बात कर रहे थे, तो वो कैसे फिर आप लोग अपनी ब्राइड के साथ में जो है देते हैं मेकअप उनको?
आजकल सॉफ्ट मेकअप ज़्यादा अच्छा है। हाँ, सॉफ्ट मेकअप तो इन है, बट वो जो ग्लास लुक स्किन के बारे में है तो मैं पूछ रही थी वो अच्छे से उसको प्रेप करते हैं, फिर सही। मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर उससे अच्छा लुक आता है। अच्छा, मतलब उसमें आप बता रही थी कि पाउडर कुछ कम लगाते हैं। एग्जैक्टली उसमें हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले हम थोड़ी सी अच्छी सी स्किन प्रेप करते हैं, इसलिए हम अपनी ब्राइड्स को कहते हैं कि थोड़ा सा अपने टाइम से अर्ली आएँ, ताकि हम उनकी स्किन के ऊपर काम कर सकें। ठीक है, उनके ऊपर कौन सा मॉइस्चराइजर जाएगा, उनकी स्किन के ऊपर अगर ऑयली स्किन है तो उसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करेंगे स्किन को। उसके बाद जब हम लोग फाउंडेशन करते हैं तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा बिलीव ये कि लेस कंसील लेस फाउंडेशन, ठीक है, मोर कंसील मोर फाउंडेशन। ठीक है, अगर आपने हम अब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस डाल रहे हैं कि आप लेस कंसील करवाओ, प्रॉपर कंसील करवाने की जरूरत नहीं है कि एक एक स्पॉट आपका हाइड हो जाए। जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे फिर एक केकी लुक आती है। तो एक तो ये कि हम लोग लेस कंसील करते हैं, उसके बाद जब फाउंडेशन करते हैं तो फिर हम प्रॉपर बेक नहीं करते फेस को। ठीक है, जब हम लोग फाउंडेशन कर लेते हैं उसके बाद लिक्विड ब्लश करते हैं, लिक्विड ब्लश के बाद सिर्फ हम लोग आई के नीचे बेक कर रहे होते हैं, बाकी हम पूरे फेस पे बेक नहीं करते, जिसकी वजह से थोड़ी डुई लुक भी आती है। और आप नोट करेंगे कि जब पाउडर के ऊपर अगर हम फाउंडेशन हाइलाइटर लगाते हैं और विदाउट पाउडर हम जब हाइलाइटर लगाते हैं, बहुत डिफरेंस है दोनों, बहुत डिफरेंस है। सही। ठीक है, तो वो एकदम 100 वॉट स्किन लुक की तरफ जाता है आपका मेकअप। सही। चलिए जी, हमारे स्टूडियो में भी जो है इस वक्त एक मॉडल मौजूद है जो जिनका मेकअप हो रहा है ऑफिस लुक के लिए। तो ये कॉर्पोरेट लुक है जिसके लिए इनका मेकअप हो रहा है, और हुमा जो है उन्होंने मेकअप स्टार्ट कर दिया है। हुमा, अभी आपने क्या लगाया सबसे पहले? अब मैं इनकी स्किन मॉइस्चराइज कर रही हूँ, हाँ, प्रेप कर रही हूँ। ठीक है, अभी प्रेप कर रही है, स्किन प्रेप कर रही है, मॉइस्चराइजर लगा रही हैं। चलिए जी, अब ये जो ऑफिस लुक है ना, इनका ऑफिस लुक अभी रेडी कर रहे हैं, और फिर जो लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑफिस जाते हैं, ख़वातीन जितनी भी हैं, तो वो इस तरीके से अपना मेकअप कर सकती हैं। और अभी ये जो मॉइस्चराइज़र लगा रही हैं, ये मतलब इनकी स्किन जो है उसके लिए ये अर्ली पहला स्टेप ये होता है। यूजुअली यही करना चाहिए ना एग्जैक्टली, यही सुमैया कि पहले आप अपनी स्किन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट कर लें, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, या फिर प्राइमर वगैरह, क्या चीज़ें वैसे यूज़ करनी चाहिए मेकअप लगाने से पहले? देखिए, जब हम लोग बुकिंग्स ले रहे होते हैं ना, तो हम लोग उस टाइम पर भी अपनी ब्राइड्स को गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, कि आपको वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अभी आ रहे हैं विंटर्स, तो हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि ब्राइड्स जो हैं वो ब्लीच करवा कर आएँ। ठीक है, नॉर्मली ब्राइड्स चाहती हैं कि हम गोरे हो जाएं, ब्लीच लग जाए। ठीक है, ब्लीच से हमारी स्किन बहुत ड्राई की तरफ चली जाती है और समटाइम बर्न हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन ड्राई हो रही होती है। ठीक है, जब ड्राई हो रही होती है उस पर केमिकल लगता है तो वो बर्न हो जाती है स्किन। तो हम तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप ब्लीच करवा कर आएं। कहीं से भी सर्विसेज ले रही हैं, ब्लीच नहीं करवाएं। और हम अपने सैलून में तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। और अच्छा, विंटर में अगर आप ब्लीच लगा रहे हैं ना स्किन के ऊपर, तो थोड़ा सा वो हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता, बेशक आपकी वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा है, बेशक आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, आपको लगता है कि नहीं आपकी स्किन ऑयली है, अभी चमक रही है और अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि ब्लीच के अंदर जो भी मतलब एजेंट्स होते हैं इस तरीके के, जो बहुत सारे ऐसे अज्जा से मिलके वो बनती है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वो ब्लीचिंग एजेंट्स जो होते हैं ना, वो स्किन के लिए होते ही हार्मफुल हैं। बेशक आपकी स्किन जो है कितनी भी ज़्यादा ऑयली है या आपको लगता है नहीं बहुत हाइड्रेटेड है, मगर बहुत देखभाल के स्किन के ऊपर ब्लीच किया करें, क्योंकि बहुत सारे पार्लर वाले क्या करते हैं, ये सजेस्ट कर देते हैं सैलून वाले ना, रैंडम के नहीं जी ब्लीच लगा दिया और वो वन टोन करने के लिए कि एकदम फ्रेशनेस आ जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा ना। तो फ्रेशनेस के लिए आप लोग फिर क्या देते हैं ब्राइड्स को, या फिर जो लोग भी मेकअप करवा रहे होते हैं आपसे? अच्छा, उसके बाद हम लोग ब्राइड्स को गाइड कर रहे होते हैं कि एक तो वाटर इनटेक ज़्यादा लें, दूसरा ये कि अगर स्किन आपकी ड्राई है ना, तो मैं उनको कहती हूँ अच्छा मॉइस्चराइज़र लें आप। न्यूट्रोजीना का एक मॉइस्चराइज़र है जो ऑयल बेस्ड है, बहुत अमेजिंग उसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, वो अच्छी तरीके से अप्लाई करें। एटलीस्ट मैं कहती हूँ 10 डेज पहले आप अपनी स्किन प्रेप स्टार्ट कर दें। ठीक है, जिसमें आप मॉइस्चराइज़र लगा के रात में जो आप लगा कर सोते हैं ना, उससे जो आपकी स्किन वर्क करती है वो डे टाइमिंग्स पे नहीं करती। ठीक है, तो रात में आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के रखें, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्ट रखें। ठीक है, उसके बाद फिर जब वो हमारे पास आती हैं तो फिर हम उनकी स्किन चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके सिरम्स पे काम करते हैं। सही। चले जी, हुमा भी जो है वो ऑलमोस्ट अपना मेकअप कर रही हैं, और ज़रा हुमा आप बताते भी जाइए क्या क्या स्टेप्स जो है वो आप फॉलो करिए। अभी आपने अच्छा, मैंने प्राइमर लगाने के प्राइमर लगाया, उसके बाद मैंने हाइड्रेटिंग स्प्रे किया है इनको। अच्छा, हाइड्रेटिंग स्प्रे किया है। सही। अभी आप राइट नाउ क्या लगा रही हैं? अब मैं इनको कंसील कर रही हूँ। कंसील कर रही हैं, सही। अच्छा, कंसील के बहुत सारे शेड होते हैं, अभी आप जो शेड यूज कर रही हैं वो डिपेंड करता है। अच्छा, कंसील जो मैं अभी जो शेड यूज कर रही हूँ वो ओरिएंटल है, और ये डार्क एरियाज को कवर करता है। मतलब कंसील जो होता है ना, वो डार्क एरियाज जितने भी पैच होते हैं स्किन पे, डिस्कलरेशन होती है, वो सब हाइड करने के लिए होती है। तो अभी इन्होंने लगाया जनाब प्राइमर लगाने के बाद इन्होंने हाइड्रेटिंग स्प्रे किया है, और अब ये ओरिएंटल लगा के उसको कंसील करी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं उमा कि जब आपने ओरिएंटल लगाया है, उसको कंसील किया है, और वो जो जहाँ जहाँ जो एरिया
डार्क स्पॉट का होता है, तो जब आप बेस लगाते हैं तो ये फिर तंग नहीं करती ओरिएंटल, क्योंकि इसको ये उस तरह से ब्लेंड हो नहीं पाती एज सच, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है बाहर आता है, ऐसा कुछ है? वही सब जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया आपसे कि लेस क्वांटिटी पे काम करना है, मतलब आपको क्वांटिटी लेस रखनी है। स्किन से निकल के जा रहे फाउंडेशन जो होती है ना वो एक टाइम बाद जो है आपकी स्किन से निकल, मतलब ऑयल के जब ऑयल आता है ना आपका नेचुरल ऑयल निकलता है, तो फाउंडेशन भी जो है आपकी स्किन को छोड़ देती है, स्किन तो को छोड़ देती है। वो जो अंदर का कलर होता है ना वो एकदम से बाहर आ रहा होता है। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है ओरिएंटल अगर यूज कर रहे हैं तो लेस क्वांटिटी में करें, जिधर आपके स्पॉट हैं आप उधर जो है वो यूज करें, और इस तरह से आप टैब कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप उसको बहुत ज़्यादा चेहरे के ऊपर फैला रहे होते हैं ना, तो उसका जो अंदर से जो उसकी येलो टोन है ना वो बाहर आ रही होती है। जो लोग भी ओरिएंटल यूज़ करते हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे तो लगता है कि ओरिएंटल यूज़ करना ना एक बहुत टेक्निक का काम है, ये बहुत ट्रिकी है। ओरिएंटल जो भी लोग यूज़ करते हैं वो बहुत एहतियात से यूज़ करें, क्योंकि उनका जो पूरा येलो इफेक्ट है ना समटाइम्स वो बाहर आ रहा होता है। अच्छा, तो ये हो रहा इसमें ना स्किन प्रेप बहुत ज़रूरी है। हाँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना स्किन प्रेप है। अगर स्किन प्रेप अच्छी होगी तो आप अगर थोड़ी सी भी लेंगे ना तो वो अच्छे से कवर हो जाएगी। सही। और हमने जो आज कॉर्पोरेट लुक डिसाइड किया वो इसलिए किया क्योंकि समटाइम्स जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स होती हैं तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है कि हम किस तरीके से मेकअप को कैरी करें। हम ऑफिस जा रहे हैं, अगर कोई मीटिंग है तो अच्छा से एक लुक भी आ जाए और हमारा फेस भी फ्रेश लगे। सही, बिल्कुल, फेस भी जो है वो फ्रेश रहे। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये एक और स्टेप किया है मेकअप में। अभी क्या लगा रही हूँ आप? मैं अभी स्टिल कंसील कर रही हैं। सही, चलिए जी, अभी जो है वो कंसील कर रही हैं अच्छे से, ताकि कंसील हो जाए, और उसके बाद जो है फिर वो अगला स्टेप जो भी होगा तो वो हम फिर आपके साथ में जो है वो शेयर करेंगे कि ये ऑफिस लुक दे रही हैं इनको। तो ऑफिस लुक में इन्होंने एक चीज़ तो आप जो है ना ध्यान में रखें कि आपने स्किन प्रेप करनी है, आपने प्राइमर यूज़ करना है। अब आप जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या उसकी जगह कोई भी और चीज़ स्टफ़ आप कोई भी यूज़ करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ना सन ब्लॉक भी यूज़ करते हैं, और ऑफिस टाइमिंग में ऑफिस लुक में सन ब्लॉक यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग रेगुलर इस तरह के ऑफिस में काम करते हैं, इस पे करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है मेकअप के हवाले से। अच्छा, सन ब्लॉक का मैं जिक्र कर रही थी, अभी ना सन ब्लॉक का भी पूछ लेते हैं। सन ब्लॉक लगा के भी बहुत सारे लोग मेकअप कर रहे होते हैं, वो कितना ठीक रहता है? वैसे तो हम लोग सनस्क्रीन लगा के, सनस्क्रीन लगा, सीरम है, सनस्क्रीन है, सीरम में कुछ किसी भी किस्म का सीरम हो या जो भी सन ब्लॉक होता है वो हम लोग रिमूव करके ही मेकअप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो नहीं आप लोग यूज वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ केमिकल्स होते हैं और इस तरह के कि वो अगर हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो एक अच्छा लुक नहीं दे रहा होता। अच्छा, तो इस वजह से हम लोग पूरा जो भी इवन बहुत सारी ब्राइड्स ऐसी होती है वलीमा में जो लिपस्टिक लगा के फाउंडेशन भी लगा के आ जाती है हल्की हल्की। अच्छा, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी आकर आपको रेडी होना है तो क्यों इतना मेकअप करके आइए। तो फिर उसको प्रॉपर फेस वॉश करवा के एंड देन फिर हम उसकी स्किन प्रेप कर रहे होते हैं। सही, बिल्कुल। अभी कहाँ तक पहुँचा है जनाब हुमा का मेकअप? ज़रा दिखाएं, मॉडल जो है उनका मेकअप कहाँ तक पहुँचा है। ये ऑफिस लुक जो है वो अभी रेडी हो रहा है इनका, और अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और रेगुलर ऑफिस जाते हैं तो ये कॉर्पोरेटिव जो मेकअप है ये आप देख सकते हैं। ये जनाब है बड़ा ज़बरदस्त सा, यानी बॉस लेडी, यू नो, है ना? बिल्कुल ऐसे ये टर्म बड़ा यूज़ होती है कि बॉस लेडी लोग। तो ये जो है अभी, अच्छा ये हुमा आपने ब्लश लगाया हुआ है, ये पीच कलर का ब्लश लगाया है या क्या? अभी इसको आप जो है वो ब्लेंड करेंगी? हाँ, अभी इसको ये ब्लेंड करेंगे। अच्छा, ऑफिस टाइमिंग में जो इस तरह के होते हैं ना, जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या मार्केटिंग सेक्टर में काम करती हैं ख़वातीन, उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है ना मेकअप। और ये पीच कलर का जो है वो ब्लश ऑन जो है वो किस तरह का यूज़ करना चाहिए? कि ज़्यादातर पिंक पे जाते हैं लोग, पीच पे जाते हैं, और समटाइम्स ब्राउन पे भी चले जाते हैं। पिंक ज़्यादा अच्छा, पिंक फ्रेश लुक आता है पिंक नहीं। से। अब जैसे फर्ज करें कि किसी की स्किन जो है वो डल है, उतना फेयर कलर नहीं है, तो उस पर कौन सा ब्लश लगेगा? पीच। अच्छा, वो अच्छा लगता है पीच कलर। पीच बड़ा वो वैसा लगता है ना, शिमरी सा भी लगता है, और पीच बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। अच्छा जी, दोबारा से दिखाएं जी, हुमा की जो मॉडल है उनका जो ऑफिस लुक है, बॉस लेडी लुक है, वो जी कहाँ तक पहुँचा है। और ये देखें जी, ये अभी हो रहा है। अच्छा, अभी आई के नीचे आप इनको कोई कुछ देंगी कोई, या फिर नहीं? हुमा, मैंने कर दिया फाउंडेशन का प्रॉपर, मतलब जितनी ज़रूरत थी उतना कर दिया। अच्छा, उसमें सिर्फ डिस्कलेशन हाइड करनी होती है हमें एक ऑफिस लुक के लिए। हाँ, एक तो ये जॉ लाइन भी ये कंट्रोल करना ज़रूरी होता है? ज़रूरी होता है। ठीक है,
मुझे लगा कि शायद ऑफिस लुक के लिए ये इतना कॉन्टोरिंग नहीं होती होगी, ये प्रॉपर ही ऑलमोस्ट कॉन्टोर होता है। हाँ, प्रॉपर ही मेकअप जो है वो ऑफिस के लिए भी होता है। तो ये अभी जैसे ही मेकअप कंप्लीट होता है हम आपको दिखाते हैं। अभी हुमा जो है वो बिजी हैं उनकी ज़रा कॉन्टोरिंग करने में। कॉन्टोरिंग भी ब्लेंडेड हो ना, ब्लेंडेड हो, हाँ ब्लेंडेड हो, हर चीज़ ब्लेंडेड हो। ब्लेंडेड हो। कॉर्पोरेट लुक में तो ऑब्वियसली इस तरह से जाहिर कैरी है। नहीं कर सकते। अच्छा ये ना ये जो ऑफिस लुक होती है ना, ये इस तरह की लुक होती है कि ये नो मेकअप लुक भी कहलाती है। लेकिन नो मेकअप इज ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ मेकअप, क्योंकि नो मेकअप में भी आपको सब कुछ ही करना पड़ता है, सब कुछ लेकिन बस वो आप हल्का हल्का लाइट करते हो और क्वांटिटी सब की लेस हो जाती है। क्वांटिटी सब चीज़ों की लेस हो जाती है। लिपस्टिक कौन सी लगानी चाहिए सर्दियों में? सुबह सुबह जब आप जा रहे हैं उठ के, तो नॉर्मली कौन सी लिपस्टिक के शेड्स लगाने चाहिए? आप कॉर्पोरेट लुक का पूछ रहे हैं? नॉर्मल, मतलब आप जा रहे हैं ऐसे सुबह उठ गए आप, अब आपने शॉपिंग पे जाना है या आप वैसे ही कहीं मिलने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे विंटर्स में ना हम अपनी वैसे ब्राइड्स को जो रिकमेंड करते हैं वो डार्क शेड्स भी रिकमेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि विंटर में थोड़ा सर्दियों वाला मौसम हो रहा होता है। नहीं मैं तो नॉर्मल वैसे पूछा है। नॉर्मल में अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह का कैरी कर रहे हैं। ब्राउन वैसे ज़्यादा नॉर्मली अगर शॉपिंग पे जा रहे हैं तो थोड़ा ब्राउन, थोड़ा पीची ब्राउन सा आप कैरी कर सकते हैं। और अगर आप पार्टीज में जा रहे हैं तो आप थोड़े शॉकिंग पिंक की तरफ भी जा सकते हैं। हॉट पिंक हो गया या फिर मरून कलर शेड हो गया, वो भी बहुत इन है। अगर आपके ड्रेस पे कोई कलर नहीं है तो उस पे मरून आपने कैरी कर लिया तो भी बहुत अच्छा लुक दे रहा होता है। ये सुमैया जो आपने कहा ना कि हॉट पिंक कलर जो होता है, यूजुअली इसको लगाने का ना एक तरीका होना चाहिए, वरना क्या होता है कि लोगों के चेहरे पे वो लिपस्टिक बहुत बुरी लग रही होती है, इनहैंस लगती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। इसमें इसको कलर बनाना पड़ता है। आप लोग सिंगल कलर ही देते हैं पिंक शेड में, या बहुत सारे जो है स्टाइलिस्ट ऐसा करते हैं कि वो मिक्स करके करते हैं डार्क ब्राउन के साथ हॉट पिंक को अगर आप मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा सा सेटल लुक देता है। एकदम हॉट पिंक नहीं लगाते, उससे ऑब्वियसली फिर एकदम से शार्प लुक दे रहा होता है। तो हम लोग मिक्सिंग कर रहे होते हैं। मिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी हम जो शेड लगाएंगे शांजे को, उसमें हम ब्राउन के साथ थोड़ा पीच कलर भी ऐड करेंगे। अच्छा, तो मिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही। चलिए जी, हुमा का मेकअप कहाँ तक पहुँचा? हुमा, कहाँ तक आपका मेकअप पहुँचा, ज़रा दिखाएं भाई हमें भी कि हमारा जो ये ऑफिस लुक है ये कहाँ तक पहुँचा। अच्छा, इसमें ज़रूरी होता है कि आपने जो है वो हेयर स्टाइल जो है उसमें जूड़ा बांधना है, या फिर आप शॉर्ट हेयर भी रख सकते हैं, वो भी आई गेस इजी टू कैरी है ना, कि अगर आप बैंक में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं या व्हाटएवर, आप लॉयर हैं, तो आपने जल्दी जल्दी जाना है तो आपने शॉर्ट हेयर रखे हुए हैं, तो आप आजकल तो जल्दी से इतने ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, लड़कियों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि आपने हल्का सा अपना पेंसिल टोंग कर लिया, आपने आयरन टोंग कर लिया, वो बहुत अच्छा लुक दे रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्लीक पर ही जाएं, लेकिन स्लीक जो है ना वो थोड़ा सा आपको डिसेंट लुक दे रहा होता है। स्लीक मुझे लगता है कि वो कभी भी पुराना नहीं होता। बिल्कुल। चले जी, हुमा का जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है, और एक दफ़ा दिखा दें, ये है जनाब बॉस लेडी लुक, ऑफिस लुक, जो कि कॉर्पोरेटिव सेक्टर के लिए जो है लड़कियां करती हैं। अब अगर वो काम करती हैं जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी में, जहाँ पर भी काम करती हैं, ये इस तरह का मेकअप जो है वो किया जा सकता है। अब हेयर स्टाइल जो है वो आपका अपना ख़ुद का स्टाइल है। अगर आप शॉर्ट हेयर रखते हैं, एटॉन क्रॉप स्टाइल है आपका, तो आप वो रख सकते हैं, या फिर आप जिस तरह चाहें अपने बालों को कैरी कर सकते हैं। अच्छा जी, शो में वक्त तो है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर जब हम वापस आएंगे तो फिर आपको विंटर पार्टी मेकअप जो है वो भी दिखाते हैं कि वो किस तरह होता है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है विंटर पार्टी मेकअप के हवाले से, और सुमैया हमारे साथ मौजूद है। हुमा जो है इस वक्त वो मेकअप कर रही हैं, और अभी जो मेकअप हो रहा है ये हो रहा है विंटर पार्टी मेकअप, यानी कि अब जो विंटर्स में जो पार्टी होती है उसमें जो मेकअप है वो किस तरह से होना चाहिए, ये जो है वो अभी हुमा ने स्टार्ट किया है। हुमा, अभी इनको भी आप स्किन प्रेप करके फिर बेस वगैरह लगाएंगी? जी सेम, बस इनकी फाउंडेशन थोड़ी सी फ्रेश रखेंगे। अच्छा, इनकी फाउंडेशन थोड़ा फ्रेश रखेंगे। हाँ। सही। अच्छा, इनको कौन सी लुक देनी है आपने, क्योंकि इनका हेयर स्टाइल तो आई गेस हुआ हुआ है ओवरऑल ना? मॉडर्न सा पार्टी लुक देना है। हाँ, मॉडर्न पार्टी लुक देना है, मॉडल पार्टी लुक देना है आपने। ठीक, चले जी, इनकी स्किन जो है वो अभी मॉइस्चराइज़र करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद फिर अब ये आपको बताते हैं कि जो पार्टी मेकअप है वो किस तरीके से किया जाता है। यूजुअली क्या होता है सुमैया कि जो पार्टी मेकअप होता है ना उसमें लोग बहुत ज़्यादा ओवरडू कर लेते हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेकअप कर लेते हैं, और वो फिर अजीब लग रहा होता है, यानी वो बहुत ऐसा लग रहा होता है कि एक तो उनकी वो बहुत बड़े बड़े भी लग रहे होते हैं, और फिर पता नहीं अजीब से लुक आ रही होती है। पार्टी मेकअप में क्या हम जो है ना वो चीज़ें हैं जो बस करके चले जाना चाहिए इंसान को, कि भाई ठीक है आपने हल्का सा ब्लश किया, आपने आईब्रोज कर ली,
लिप्स कर लिए, ये बताएं ज़रा। अच्छा देखिए, डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी इवेंट कैसा है, ठीक है ना। हाँ। कितनी गैदरिंग है, कितने लोगों की गैदरिंग्स है। अगर समटाइम हम ऐसा कर रहे होते हैं कि अगर हम अपनी आइज को इन्हांस रखते हैं ना, तो हम ओवरऑल सारे लुक सॉफ्ट रखते हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगी लड़कियों को भी कि प्लीज़ अगर आप अपनी एक चीज़ को इन्हांस कर रहे हैं, अगर आप आइज इन्हांस कर रही हैं तो आप लिप्स और ब्लश पे सॉफ्ट जाएं, ठीक है, और हाईलाइटर भी आप सॉफ्ट रखें। लेकिन अगर आप कह रही हैं कि नहीं मुझे लिपस्टिक जो है वो डार्क पसंद है, तो प्लीज़ आप अपनी आइज को सॉफ्ट रखें। आजकल इतने ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, आपने हल्का सा लाइनर लगा के उसको हल्का सा फिंगर से भी ब्लेंड कर लिया और हल्का सा आप शिमरी शेड रखते हैं, उससे भी बहुत अच्छी लुक आ रही होती है। उससे भी उसके साथ आप अपनी जो भी लिप कलर है आपका पसंद जो आपको है, अगर आप डार्क शेड कैरी करते हैं तो आप डार्क लगा लें। लेकिन हम अपनी ब्राइड्स के साथ भी ऐसी कर रहे होते हैं, हम 1 शेड आई मेकअप पे भी अपनी ब्राइड्स को करके रेडी करते हैं। सही। मेहंदी माइयो ब्राइड्स पे हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि ग्लिटर पे जाएं, शिमर पे जाएं, बहुत सॉफ्ट मैट लुक रखते हैं। हाईलाइटर पे थोड़ा हम ज़्यादा काम करते हैं, ग्लॉसी या टिंटेड लिप्स होते हैं, लेकिन हमारा आई फोकस नहीं होता बिल्कुल भी। बिल्कुल आई फोकस नहीं होता। अभी देखें ये जो हुमा है, ऑलमोस्ट हुमा कहाँ तक आपका ये जो मेकअप है। अच्छा हुमा, ये इस तरह से लगाते हैं ताकि ये वो जो कंटोर है वो ठीक से हो सके। हाँ, ये आपने क्या फेस के, अच्छा ये आपने कौन सा वाला ब्लश यूज किया हुआ है इसमें? मैंने पिंक यूज किया। पिंक यूज किया है, लेकिन इसकी पाउडरी फॉर्म है, केकी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? नहीं, ये लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म है, राइट। तो ये जो ब्लश है ना, ये जरा दिखाएं, ये जो ब्लश है ये लिक्विड फॉर्म में ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है और ये ना ऐसा भी नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा उठ के आ रहा है ना, वरना ये होता है कि वो ब्लेंड नहीं हो पाता, स्मूथ लुक देता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो आप ये ज़रा देखिए आप सुमैया, ये ज़रा बताती भी जाएँ साथ साथ हमें कि ये किस तरीके से जो है वो मेकअप यहाँ पर हो रहा है कि अच्छा ये जो ब्लश है ना, इसका जो लिक्विड फॉर्म है ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें बड़े प्यारे लग रहे हैं। अच्छा इसमें ना पोर्स भी ओपन नजर नहीं आते। जैसे समटाइम्स हम लोग जब अपना ब्लश ऑन लगा रहे होते हैं तो उसमें हमारे पोर्स या हमारे जो अंदर का टेक्सचर होता है वो इनहेंस हो रहा होता है, लेकिन इसमें इनहेंस नहीं होता। तो लिक्विड ब्लश जो है वो वैसे इसको थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप यूज टू हो जाएं तो इट्स वेरी बहुत अच्छा जाता है आपकी स्किन के लिए। बहुत अच्छा जाता है। और इसके ऊपर अगर आप हाईलाइटर अभी आपने मॉइस्चराइजर लगाया? नहीं, मैंने लिक्विड ब्लश किया है, अब मैं बेक करूंगी। अच्छा, अब ये जो है वो पाउडर लगाने जा रहे हैं सिर्फ आई के नीचे, सिर्फ आई। ठीक है जी, ये दिखाएं कि किस तरीके से जो है ये आई के नीचे मेकअप कर रही हैं ये। अच्छा आपने कंटूर पहले कर दिया था ना हुमा? नहीं, कॉन्टूर में थोड़ा करूंगी हैवी। अच्छा हाँ, क्योंकि जब हम फाउंडेशन कर रहे होते हैं, फाउंडेशन के बाद हम ब्लश ऑन करते हैं, क्योंकि हमें पैक करना होता है, हल्का सा पैक करना होता है, तो इससे पहले हम ब्लश कर देते हैं, क्योंकि हम ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी पैक नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर हमारा कॉन्टूर स्टार्ट होता है। ये आप चीक बोन की बात करें ना, जो चीक्स वाली साइड है वो आप उधर नहीं पैक करते हैं। एग्जैक्टली, एप्पल ऑफ आई जो है ये जो है ना आपके चीक जो है ये केकी हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग पहले यहाँ पे लिक्विड भी, इसके ऊपर हम पाउडर भी नहीं रखेंगे। सही, ठीक है, सिर्फ आई के नीचे हमने बेक किया की लुक ना दे, केकी लुक ना है, वो बहुत नेचुरल सी लुक है ना। फाउंडेशन की क्वांटिटी भी आप देखेंगे कितनी लेस क्वांटिटी पे हमने काम किया हुआ है, जस्ट हाफ ड्रॉप फाउंडेशन पे हमने काम किया। सही, बिल्कुल। और हमारी रिकमेंडेशन भी हम नॉर्मली भी अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम फाउंडेशन की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, जैसे अभी आपको नजर आ रही है ना स्किन, ऐसी ही स्किन हम लोग रखते हैं। सही, बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा होता है कि अगर आप मेकअप जो क्लाइंट है उसके हिसाब से करें, उसके फेस के हिसाब से करें। बाज़ लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है और उसके ऊपर अगर आप कम फाउंडेशन लगाते हैं ना तो वो बह जाता है। बाज़ लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है, अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा देते हैं तो वो ऐसा भुरभुरा सा लग रहा होता है। तो फाउंडेशन को लगाने से पहले अपनी स्किन टाइप जो है वो ज़रूर देख लें। और आपका जो मेकअप आर्टिस्ट है, यानी जैसे आप लोग मेकअप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता ही होगा कि किसकी स्किन पे किस तरह का मेकअप जो है वो चलेगा। अच्छा ये बताइए कि माइयों की जो ब्राइड्स होती हैं वो आजकल कैसे मेकअप्स करती हैं? अच्छा, माइयों की ब्राइड्स जो होती हैं, हम तीनों ब्राइड्स को ना डिफरेंट मेकअप दे रहे होते हैं। हम उनको ये कहते हैं कि आप मेहंदी मेकअप बिल्कुल डिफरेंट होगा, बारात बिल्कुल डिफरेंट होगा, और जब हम वलीमा मेकअप दे रहे होते हैं तो वो बिल्कुल मॉडर्न कैटेगरी पे हम लेके जाते हैं उनको। वो मॉडर्न लुक होते हैं, मॉडर्न हेयर स्टाइल होता है। लेकिन अगर हम मेहंदी मेकअप दे ब्राइड के हेयर स्टाइल क्या चल रहे हैं आजकल? माइयों की हम रिकमेंड करते हैं कि लेस पे जाएं। वो लड़कियां जो मतलब बहुत ज़्यादा टोंग करके आगे एक्सटेंशंस लगा लेती हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट लुक पे जाएं। वो प्रॉपर एक्सटेंशन खरीदती हैं और फिर वो माइयों में आपने देखा होगा कि एक डिफरेंट सी लुक होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन लग रहा होता है, वो टू मच लग रहा होता है। तो हम रिकमेंड करते हैं या तो फिर आप हल्का सा, आपने जैसे अभी मिनाल खान का बड़ा वलीमा लुक बहुत ज़्यादा उनका हेयर स्टाइल हिट हुआ था, तो हम लाइट सी आगे से फ्रंट से करके और फिर हम बैक जो होता है वो पीछे ही रखते हैं ताकि सॉफ्ट लुक दे आपको ना। और उसके साथ हम 1 शेड आई
आईज शेड पे जा रहे होते हैं और लिप कलर भी हम बहुत सॉफ्ट पीची पिंक और उसके साथ हमने ग्लॉस लगा दी, तो थोड़ा सा ग्लासी लुक पे जा रहा होता है आपका, ग्लासी लुक पे जा रहा होता है ओवरऑल। और पार्टी मेकअप्स जो है वही जो दुल्हन की बहनें, दुल्हन की जो भाभियां हैं, घर वाले हैं, उनका किस तरह का अच्छा, makeup है? अगेन रिकमेंड करता है कि आपकी जो क्लाइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ। सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट्स हमारी सुन लेते हैं, सम टाइम होता है वो स्टक होते हैं कि क्लाइंट नहीं, कहते हैं भाई हमें तो दुल्हन से भी आगे निकल के मेकअप आगे निकल के जाना है, मुझे मेरी बहन की बारात है तो हमें झूमर भी लगाना है, हमें बिंदिया भी लगाना है। हाँ, आप यकीन करें हम लोग अपनी ब्राइड्स तक की जो ज्वेलरी है ना वो तक स्किप करवा रहे होते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज यार इतना टू मच नहीं करो, वलीमे में सिर्फ बिंदिया लाइट सी अच्छी लगती है, झूमर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो हम अपनी ब्राइड्स की तोड़ जोड़ भी कर रहे होते हैं ज्वेलरी को कि यार हम स्किप करके यार ये चीज लगा लो, तो कुछ ब्राइड्स सुन भी लेती हैं, लेकिन कुछ ब्राइड्स होती है नहीं, उन्हें सब कुछ करना होता है। लेकिन मसला ये ना कि अगर वो ट्रेडिशनल लुक है उनकी और वो फैमिली सिस्टम है कि भाई किसी की फैमिली में झूमर लगता ही है, किसी की फैमिली में टीका लगाना ही है, और किसी की फैमिली में जो है वो नोज रिंग जो होती है वो बड़ी वाली होती है, तो वो तो पहननी ही है। तो उसमें तो फिर अब स्टाइलिस्ट कुछ नहीं कर सकता, वो तो फिर कहेगा ओके फाइन, मैं उसी के अंदर फिर आप उनको बेहतर करते हो। और समहाउ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ट्रेडिशनल लुक में बड़ा अच्छा लगता है इंसान, नहीं? हाँ, ट्रेडिशनल लुक अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपकी ड्रेस बहुत हैवी है तो आपकी ज्वेलरी थोड़ी मिनिमल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी ड्रेस भी हैवी है, ज्वेलरी भी आपने इतना बड़ा चोकर पहन लिया, फिर उसके बाद आप झूमर भी ले रहे हैं, फिर एक्सटेंशंस भी लगा रहे हैं, क्यों? ये हमें लगता है कि असल में मसला ये है ना कि अगर आपने ज्वेलरी हैवी पहननी है तो फिर अपना ड्रेस जो है उस हिसाब से एग्जैक्टली ऐसे ही। और अगर आपको अगर सब कुछ डार्क हो रहा होता है ना तो फिर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं यार एटलीस्ट लिप कलर सॉफ्ट ले लो, लिप कलर सॉफ्ट ले लो, ताकि दूर से बैठा हुआ थोड़ा सा लुक तो प्यारी आए ना। सब कुछ नहीं करो आज के दिन में, मैंने कहा आगे चौथी आएगी, आगे बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, तुम उनमें कैरी कर लेना। तो कुछ ब्राइड्स तो मान जाती हैं, लेकिन कुछ ब्राइड्स कहती हैं अगेन कि वो इन लॉस का प्रेशर होता है उनके ऊपर कि नहीं हमें इस तरह से प्रॉपर ये ज्वेलरी आई और हमें वेयर करनी है, तो फिर हम उनको हम कहते हैं कि ठीक है सही हम पहना लेते हैं। अच्छा, बहुत सारी ब्राइड्स का ऐसा भी होता है ना कि वो क्या करते हैं, झूमर और वो जो उन्होंने वो टीका लगाया हुआ होता है वो मिक्स भी हो रहा होता है, वो सेट भी नहीं करके भेजते, वो कहते नहीं जी ठीक है इसको फैशन ही बना लें आप, फैशन तो वो ये भी सेट करना, इसके साथ भी स्टाइलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। ये भी एक आर्ट है ना कि किसी के ऊपर वाकई झूमर अच्छा भी नहीं लग रहा होता, वो ऐसा लग रहा होता है कि उनका हेड उतना वो नहीं है, लेकिन बस वो ऐसा लगता है कि आपने जबरदस्ती जो है कोई चीज सर के ऊपर रखी हुई है। और अगेन मैं एक चीज़ और भी कहूँगी लड़कियों को कि उनको लगता है कि ब्राइड्स को लगने लग गया है कि हम अगर लटे निकलवाएंगे ना तो हमारा फेस बहुत स्लिम लगेगा, लेकिन ऐसी वो जो कर्ल्स वाली जो लटे होती है, सही हम कहते हैं, हम उनको रिकमेंड करते हैं यार जितना स्लीक जितना मिनिमल पे जाओगे उतना तुम्हारा मेकअप इनहैंस होगा और उतना आप प्यारे लगोगे। लेकिन लड़कियां कहती हैं नहीं लटे, तो फिर जब वो लट ज्यादा निकलवाती हैं तो एटलीस्ट हम कहते हैं यार स्किप कम करवा दो, लट को कम कर दो, 2 अगर निकलवाई हुई तो एटलीस्ट 1 को पीछे कर लो, 1 को पीछे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने और भी एक्ट्रेसेस को देखा होगा, इंडियन एक्ट्रेसेस को भी आपने देखा होगा, इंडियन एक्ट्रेस अगर दीपिका या अनुष्का की बात कर लें तो ये बड़ी प्यारी ब्राइड्स हैं वो बनी। करीना इतना उसका माथा चौड़ा है और अच्छा हैवी फेस है, उस पे भी वो स्लीक बन लेती है, इतनी स्टाइलिश लगती है। अब लड़कियां कहती हैं नहीं हमारा माथा चौड़ा है, इवन नॉर्मल माथा भी होगा ना, कहती है हम हमारा माथा चौड़ा है। असल में ना कैरी करना, अपने आप को कैरी करना आना चाहिए कि अगर अब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपने स्लीक स्टाइलिंग की हुई है तो आप उसको कैरी कैसे करेंगे और फिर क्या वो वाकई अच्छी लग रही है। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजर का दुपट्टा है जिसके ऊपर सिर्फ बेल लगी हुई है ना, तो उसके ऊपर तो जूड़ा बड़ा बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि पीछे से स्टाइलिंग और वो पीछे जूड़े में फूल वगैरह लगे हुए होते हैं तो स्लीक करके लो बन, स्लीक पे भी प्यारा लगता है, स्लीक भी डिपेंड कर रहा होता है कि स्ट्रेच करके करना है आपको, फेस के अकॉर्डिंग आप करवाएं, फेस के अकॉर्डिंग तो वो स्लीक भी अच्छा लग रहा होता है। मुझे लगता है कि मदर्स के टाइम से चलता हुआ है स्लीक लुक, तो वो पुराना नहीं हो रहा। अच्छा नहीं, अभी स्टिल वो अगर आप देखें कि इंडियन एक्ट्रेस में भी देखें या एशिया में भी देखें तो स्टिल देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ उन्होंने पीछे से वो जूड़ा लगा के और वो बड़ा प्यारा स्टाइलिंग करके ट्यूटोरियल बना लेती हैं लड़कियां, घरों में ही कर लेती हैं, घर में कर लेती हैं। और ज्यादातर ये माइयों में बहुत ज्यादा ये जो स्टाइल है ना ये बहुत इन है। यूजुअली अगर आप देखें ना तो लड़कियां क्या करती हैं कि माइयों में उन्होंने ऐसे फ्रॉक्स लिए होते हैं और वो जो वो नहीं होती जो वो इस तरह से फूलों की जो एक पूरी रिंग होती है और वो इस तरह से ऊपर रख के कैप की तरह ऐसे पहनी होती हैं, जैसे समटाइम्स पिकनिक के ऊपर लोग जा रहे होते हैं तो उसको उन्होंने व्हाइट कलर की वो पूरी कैप पहनी होती है, तो वो फूलों की जो पूरी वो कैप टाइप की होती है ना
वो भी उन्होंने लाइट सी ऐसे करके पहनी होती है, वो भी बहुत प्यारी लग रही होती है। और आजकल तो जो दुपट्टे हैं, वो जो नेट वाले दुपट्टे हैं जिसके ऊपर पूरा जो है वो पूरी नेट होती है, जाली से काम बना हुआ होता है और उसके ऊपर फूल भी लगे हुए होते हैं। हाँ, वो बहुत ज्यादा इन है आजकल, बहुत ज्यादा इन है, हर कलर में मिल रहा है, हर कलर बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, फूलों की जो चादर है ना, अब उसके भी दुपट्टे बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि दुल्हनें जो हैं वो वेयर कर रही हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई है देख के, मैंने कहा अच्छा ये वेयर करना कितना मुश्किल होगा। मुश्किल है। सुमैया, आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट आई है? हमारी बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स होती हैं जो माइयों में इतनी प्रिपरेशन कर रही होती हैं, उनको फ्लावर्स हर चीज़ मिक्स एंड मैच चाहिए होती है, उनको बिंदिया भी लगानी है, उनको फ्लावर्स वाले जो है वो कड़े भी पहनने हैं, और फिर दुपट्टों पे भी आ रहा है, दुपट्टों पे भी आ रहा है, दुपट्टे के साथ भी कैरी कर रही हैं। बहुत चलिए जी, हमारी जो मॉडल है वो ऑलमोस्ट अभी रेडी हो गई है। हुमा, कहाँ तक पहुँचा इनका मेकअप, ज़रा बताएं। बस मैं लैश फिक्स कर रही हूँ अब इनकी। अच्छा, लैशेस फिक्स करिए, बट वैसे ज़रा क्लोज करके दिखाएं कि मेकअप जो है वो कैसा हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है। बहुत अच्छी लग रही है और बहुत सेटल लुक इनको दी है इन्होंने, और हेयर स्टाइल भी जो है इनका बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, नाइस। अच्छा जी, अच्छा ये वाला जो हेयर स्टाइल है ना, ये बहुत कम लोग अच्छा बना पाते हैं। ये जो आपने ट्विस्ट करके और आगे ऊपर से ट्विस्ट किया और ये किया, ये बहुत कम लोगों पर सूट करता है और बहुत कम लोग इसको अच्छा बना पाते हैं। यूजुअली लोग ट्विस्ट करते हैं ना, पूरे बाल खींच के पीछे ले जाते हैं, तो वो क्या होता है कि फोरहेड पूरा आगे से विजिबल हो रहा होता है। और ये दैट्स रियली नाइस कि इन्होंने अच्छा इसको जो हल्का हल्का बेकॉम करके ट्विस्ट किया है, और ये बड़ा, मुझे इनकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। ये आपने एक्सटेंशन लगाई हुई है, आपके अपने बाल हैं? अच्छा, चलिए जी। अच्छा, नेचुरल हेयर की भी बात अलग होती है सुमैया, है ना? बिल्कुल, नेचुरल हेयर पे काम जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा जी, एक और जो मॉडल अभी हमने आपको दिखाई थी, वो भी हम चाहेंगे कि वो आए, ज़रा यहाँ पर आ जाएं और वो अपनी जो है वो फाइनल अपनी लुक दिखाएं। आ जाएं, आप आ जाएं, इधर आ जाएं, कहीं ना, तो इधर आ जाएं, आप बैठें प्लीज़। तो ये देखें जी, ये जो हैं मॉडल हैं, अभी इनका मेकअप हुआ है और ये इनका ऑफिस लुक जो है वो इस वक्त में रेडी है। तो अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं, तो रोज़ाना आप इस तरह से जो है वो मेकअप करके जा सकते हैं। आप एयरलाइन में काम करते हैं, आप बैंक में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं। डॉक्टर तो ऑब्वियसली आप अगर हैं तो अगर आप अपनी किसी असिस्टेंस के तौर पे जा रहे हैं तो जा सकते हैं, वरना ऑब्वियसली वार्ड में तो आप नहीं जाएंगे इतना मेकअप करके। बट अगर आप जो है वो कॉर्पोरेट लुक लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये देखें कि ये मेकअप जो है बड़ा प्यारा मेकअप है, और ये बॉस लेडी मेकअप होता है, यू नो। ये बड़ा अच्छा, अच्छी स्टाइलिंग भी। हाँ, ये वन शेड है ना? ये वन शेड है, ये वन शेड है और विद लैशेस। तो ये मुश्किल नहीं होगा सुबह सुबह लोगों को, अगर वो निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, तो ये 10 मिनट्स मेकअप है, 10 मिनट मेकअप है। यस, अगर आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में आ जाएं तो इट्स वेरी मिनिमल, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, ठीक है, फाउंडेशन भी प्रॉपर कंसील नहीं करना आपको, ठीक है ना, प्रॉपर कंसील नहीं करना। वो फिर अगेन वो बहुत अजीब लग रहा होता है कि वो पूरी प्रॉपर फाउंडेशन लग रही होती है ऑफिस में बैठे हुए, तो वो अच्छा लुक नहीं दे रहा होता। नहीं, ये बहुत अच्छा सेटल लुक दे रहा है, लेकिन समहाउ जैसे मैंने जिक्र किया ना कि डॉक्टर्स के लिए, उनके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो ऑफिस गोइंग है, जिनका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है, मीटिंग है या इस तरह का है, तो उनके लिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त, जो खुद ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट वगैरह रन करते हैं, उन खवातीन के लिए जो है ये बड़ा अच्छा जो है वो मेकअप है। चलिए जी, फाइनल लुक दिखाएं हुमा, मिंट पार्टी मेकअप का फाइनल लुक क्या है? अच्छा जी, मुझे तो ये बड़ी प्यारी लग रही है दोनों ही, और दोनों का मेकअप ही बहुत अच्छा किया है, बहुत प्यारा किया है। अच्छा, ये जो ड्रेस होता है ना, ये भी बड़ा काउंट करता है ऐसा कि आपका मेकअप किस तरीके से होगा। चलिए जी, आ गई हैं मॉडल और ये इनका हो गया है विंटर पार्टी मेकअप। अभी क्या आप आईब्रोज कर रही हैं हुमा? जी, आईब्रोज कर रही। ठीक, हुमा जो है वो अभी आईब्रोज कर रही हैं और ऑलमोस्ट हुमा का मेकअप जो है वो डन हो गया है। और ये है जी विंटर पार्टी मेकअप, और ये बड़ा ज़बरदस्त इनका जो है वो लुक आया है। अच्छा, ये ट्विस्ट वाले बाल जो है ना, पर्सनली मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस पे ना, या फ्रॉक्स पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं इस तरह के बाल। और अच्छा, इस तरह का जो ड्रेस है ना, इस तरह के ड्रेसेस में मैं बात करती कि हॉट पिंक जो हो गया वो अच्छा लगेगा, ठीक है, मरून, डार्क मरून हो गया, वो बहुत प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा विंटर में। चलिए जी हुमा, हो गया डन? जरा हमें बताएं ताकि हम फिर अपने व्यूअर्स को जो है फाइनल लुक इनकी दिखाएं और बताएं कि जी विंटर पार्टी मेकअप जो है वो इस तरह से भी किया जा सकता है। अच्छा, ये कौन सी लिपस्टिक आ रही है हुमा? अच्छा, ये टिंटेड लिप्स हैं। मैं
शेप करके और उसके बाद इस पे ग्लॉस लगता है। अच्छा वो एक टिंटेड इफेक्ट आता है। टिंटेड। अच्छा, इसमें मैट भी लगा सकते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा मैट पे जाना चाहें, शिमरी से हटके थोड़ा सा। हाँ, मैट भी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि tinted समटाइम्स lips होता है ना ऐसे कुछ लोग मैट पे भी चले जाते हैं और अगर उन्हें बहुत ज्यादा शिमर लगाया हुआ है, बहुत ज्यादा ग्लास लुक आ रही है, तो वो यहाँ से थोड़ा सा उसको आजकल वैसे ग्लॉस इन है, लड़कियां थोड़ी सी बड़ा अच्छा चाह रही होती हैं कि ग्लॉसी लुक, हर कोई आके कहते हैं हमें ग्लॉस लगा दें, ग्लॉस लगा दें। हम रिकमेंड कर रहे होते हैं नहीं भाई ग्लॉस पे नहीं जाओ, और खास तौर पे जो ब्राइड्स नथ पहन रही होती हैं उनको तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि वो ग्लॉस लगाएं। अच्छा, क्योंकि वो फिर पूरे बात करते हुए फेस पे भी फैल जाता है। हाँ, तो हम मना कर रहे होते हैं कि नहीं लगाएं, नहीं लगाएं, स्प्रेड हो जाता है। अच्छा जी, आईलैशेस लग गई हैं इनकी? जी जी लग गई। चलिए जी, आईलैशेस भी लग गई हैं। अभी उन्हीं आईलैशेस के ऊपर जो है वो मस्कारा लग रहा है, तो ज़रा दिखाएं कि मस्कारा जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लगाया है इन्हीं आईलैशेस के ऊपर। अच्छा, आईलैशेस लगाना क्या वाकई ज़रूरी होता है, मतलब मेकअप को कॉम्प्लीमेंट करता है आईलैशेस? ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी लैशेस अच्छी हैं तो हम तो ये भी रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप सिर्फ लैश पे अच्छा सा मस्कारा भर के लगाएं, तो वो भी बहुत प्यारी लुक दे रहा होता है। अच्छा, लेकिन उसके लिए फिर आईलैशेस थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ना, वरना ये कि आईलैशेस जो हैं वो मेकअप को वाकई बड़ा कॉम्प्लीमेंट करती है। फाइनल लुक दोनों की जनाब, ऑफिस लुक भी रेडी है, विंटर पार्टी मेकअप लुक भी रेडी है, एक दफ़ा दिखा दें और उसके बाद जो है फिर वो हम अपना शो जो है वाइंड अप करेंगे। अच्छा जनाब, ये है विंटर पार्टी मेकअप ऑलमोस्ट डन, और इधर जो है वो ऑफिस लुक है और इनका भी ऑफिस लुक दिखा दें एक दफ़ा, और फिर उसके बाद जो है वो हम अपना शो वाइंड अप करेंगे। ये है जनाब ऑफिस लुक। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से है, ग्रूमिंग सेक्टर से है, या इस तरह के ऑफिस में आप काम करते हैं जहाँ पर आप ऐसा मेकअप कैरी कर सकते हैं, तो वाई नॉट, यू कैन अप्लाई इट। बहुत शुक्रिया सुमैया, फरहीन और हुमा और आप सबकी जो मॉडल्स हैं। 70% ऑफ भी हम आपकी ब्राइड्स, अरे हाँ बिल्कुल, 70% ऑफ जो है वो आप अनाउंस कर रहे हैं। Yes, जो हमारे रेफरेंस से, आपके रेफरेंस से आएगा, आपके शो के रेफरेंस से आएगा, 70% हम उसको ऑफ दे रहे हैं सारे मेकअप्स पे। चलें जी, सारे मेकअप्स पे सिटी 10 की तरफ से 70% ऑफ है सुमैया, फरहीन और हुमा के सलून पर, और नॉर्थ नाज़िमाबाद में इनका सलून है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट। और वाकई इनका मेकअप जो है वो बहुत अच्छा है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि शो में ये जो मेकअप है ये आपको कैसा लगा। तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखना मत भूलें। कीप वॉचिंग सिटी 10।